हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिफाली मिश्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जो एक सीखने वाला व्यक्ति होता है या विद्यार्थी होता है, उनके क्या क्या गुण होते हैं। एडोलेसेंट स्टेज में, एडल्ट स्टेज में क्या कुछ गुण उसमें होते हैं, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, एकेडमिक स्टेज में क्या होता है, सोशल स्टेज में क्या होता है, इमोशनल लेवल पे क्या कुछ उनके विशेषताएं होती हैं, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक लेवल पे क्या कुछ उनकी विशेषताएं होती हैं। इसके पहले वाले हमने सेशन में काफी सारी चीजें पढ़ ली टीचिंग के बारे में। जैसे टीचिंग का कंसेप्ट पढ़ा, नेचर पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, रिक्वायरमेंट्स पढ़े कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, मॉडल्स पढ़ा, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स का वर्गीकरण हमने डीप में पढ़ा। तो ये सारे सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वो सारे सेशन आपने मिस किया है तो मैं उसका लिंक आई बटन में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में से भी आपको मिल जाएगा, वरना आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 वाले सेक्शन में चले जाना, वहां से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको एक्सेस कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह ली यूनिट है पेपर वन का। पेपर वन में टोटली 10 यूनिट्स है, सबसे पहला यही है। इसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट पे जाएंगे। तो कुछ ही टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, तो जितना जो एक क्रक्स बोल लीजिए या जो एक उसका एक जीस्ट है, सिर्फ हम वही वही पोर्शन कवर करने वाले हैं, ताकि आपका एक तो वक्त कम बचा हुआ है, तैयारी भी आपकी स्मार्ट तरीके से हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। साथ ही सेशन के साथ में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जिनकी प्रबल संभावना है जो अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें आ सकते हैं इस तरीके की एग्जामिनेशन। तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है हमारे सेशन की। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लेना, टेलीग्राम का ये लिंक है, चैनल है, यहाँ पे आपको मिलेगी पीडीएफ जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी लिंक मैं रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ, बनाती हूँ, यहाँ पे मैं लिंक ड्रॉप कर देती हूँ। चैनल से, इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब का तो है ही है। ठीक, देन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखो कई बार मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता, वो मेरे लिंक के लिए वेट कर रहे होते हैं कि मैं इनको लिंक कब फॉरवर्ड करूंगी, अब वो कब देखेंगे। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो आपको लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट आपको चला जाएगा। प्लेलिस्ट का ये सेक्शन है, इस सेक्शन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे जितने भी सेशन मैंने अपलोड किए हैं वो मिल जाएंगे। पेपर टू अगर आपका मैनेजमेंट है तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इन स्मॉल बिजनेस, कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट एंड बहुत सारे, है ना। अगर आपको मैनेजमेंट पेपर का, पेपर नंबर 2 के मैनेजमेंट पेपर का भी अगर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो आप मुझे बताना, क्योंकि पेपर 2 पे अभी हमारा फोकस नहीं है, अभी हम पेपर 1 ही समझ रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लर्नर्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एडोलेसेंट स्टेज में, देन एडल्ट स्टेज में, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लें कि लर्नर कौन होता है। तो लर्नर एक सीखने वाला व्यक्ति होता है, वो स्टूडेंट के फॉर्म में हो सकता है, वो एक एडल्ट के फॉर्म में हो सकता है, एडोलेसेंट के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जो व्यक्ति सीख रहा है या जो भी पर्सन सीख रहा है वो लर्नर स्टेज में है। कहीं ना कहीं मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। और हर व्यक्ति जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, हर दिन कुछ नया सीखता है। ठीक, तो लर्नर एक मतलब ऐसा पर्सन हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टेंटली लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है। टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, आप डेली लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज करते हो, वहां भी आप बहुत सारी चीजें खरीद मतलब सीखते हो। अगर प्रिसाइज स्पष्ट रूप से अगर बात किया जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहा है या उसे संज्ञान में आ रहा है, कोई नॉलेज ले रहा है, कोई जानकारी प्राप्त कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो वो कुछ सीख रहा है। जैसे कि हम लोग भी न्यूज देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हम लोग भी कुछ सीख रहे हैं। बहुत सारे शब्द जो एक नए आज की बोली डिक्शनरी में जो ऐड होते चले जा रहे हैं, हम वो सारी चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं, है ना। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो पहले प्रचलन में नहीं थे, तो अब वो प्रचलन में आ चुके हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को सीखते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, देन गूगल करते हैं, सर्च इंजन के थ्रू कोई बताता है, किसी से पूछते हैं। तो ये कॉग्निटिव माइंड में हमारे चलता रहता है, संज्ञानात्मक एक डोमेन में हमारी बहुत सारी चीजें हम नई नई सीखते रहते हैं, एड ऑन होती रहती है ब्रेन में, हमारे माइंड में। ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो जो लर्निंग है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, मतलब कि एक्वायर करना या मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो आपके पास में एग्जिस्टिंग नॉलेज है। चाहे अगर मैं कोई चीज सीख रही हूँ और ऑलरेडी मुझे उसके बारे में कुछ पता है, तो मैंने उसमें कुछ नया अगर एड ऑन किया तो वो हो गया कि एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ मॉडिफिकेशन मेरा हो गया। और अगर वो चीज कंप्लीटली मेरे लिए न्यू है तो मैंने उसको एक्वायर किया, उस कंसेप्ट को न्यूली तरीके से एक्वायर किया। जैसे कि ये जो
अगर हम बात करें आपके स्क्रीन पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, तो आज आप कुछ नया सीखोगे तो वो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में एड ऑन हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक, ये एक बात हो गई आपकी। चाहे वो स्किल वैल्यूज की बात करते हो, या चाहे आपके बिहेवियर की बात है, चाहे आपके प्रेफरेंसेस की बात है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नॉलेज ले रहे हो तो ही वो लर्निंग का प्रोसेस है। अगर आपकी स्किल भी डेवलप हो रही है, अगर आपके वैल्यूज भी डेवलप हो रहे हैं, अगर आपके बिहेवियर में, बोलचाल में, या सोचने समझने की शक्ति में, क्षमता में भी अगर बदलाव आ रहा है, तो वो भी लर्निंग का एक प्रोसेस है। आपके प्रेफरेंसेस, आपके चॉइसेस में अगर चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, तो वो भी लर्निंग का प्रोसेस होता है। तो ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्वायर किया जाता है नए किसी कंसेप्ट को या किसी नए नॉलेज को, या मॉडिफाई करते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज होते हैं उसको। ये एक बात समझ में आ गई। लर्नर कौन होता है? जिनके साथ में सारी चीजें हो रही होती हैं वो लर्नर होता है। तो आप भी लर्नर हो, मैं भी लर्नर हूं, ये एक बात होगी। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ घटक होते हैं लर्निंग के। ये सारी चीजें लर्निंग के प्रोसेस जब चल रहा होता है तो ये होते ही होते हैं। जैसे कि एक तो व्यक्ति खुद ही एक लर्नर होना ही होना चाहिए, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि सीखना चाहता है, या सीखने वाला व्यक्ति आप बोल सकते हो। एक सेकेंड। बिल्कुल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स। सबसे पहले तो लर्नर, सीखने वाला एक व्यक्ति ही होना चाहिए। ही मस्ट इंटरप्रेट द स्टिमुलस, वो स्टिमुलस को इंटरप्रेट करने वाला होना चाहिए। मतलब उसकी जो प्रोत्साहन, जो वो सीख रहा है, वो उसको इंटरप्रेट कर सके, उसका व्याख्या कर सके, वो उसको डिफरेंशिएट कर सके, उसके बीच का वो अंतर निकाल सके। एंड कंबाइन, यहाँ पे एंड होगा, एंड कंबाइन देम, उनको कंबाइन कर सके और एक मीनिंग, अर्थ प्रदान कर सके। तो लर्नर क्या होता है? कोई भी चीज को सीखता है, उसको समझता है, उसको डिफरेंशिएट भी करता है, अंदर ढूंढता है, फिर कंबाइन करता है और एक मीनिंग निकालता है। तो लर्नर का होना इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के प्रोसेस में सीखने वाला होना चाहिए, स्टिमुलस होना चाहिए, इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर की, मतलब जो लर्नर सीख रहा है उसकी अंदर की क्या कंडीशन है, मेंटल कंडीशन क्या है, और चौथा है रिस्पॉन्स। जो भी वो सीखता है सिचुएशन से या लर्निंग से, उससे वो सीखने के बाद कैसा रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। ठीक, तो ये एक बात हो गई। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? एनी स्टिमुलस और सेट ऑफ स्टिमुलस का मतलब पहले तो आप समझो कि प्रोत्साहन, ठीक है, और सेट ऑफ स्टिमुली टू विच लर्नर्स इज सेंसिटिव कैन बिकम अ पार्ट ऑफ लिसनिंग। देखिए, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो किसी एक चीज से हमारा जो नॉलेज है वो कनेक्ट होना चाहिए, तभी हमको अंदर से एक प्रोत्साहन मिलती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। जैसे कि आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 को क्रैक करना है, तो आपके माइंड में एक मोटिवेशन ऑलरेडी है, और इस मोटिवेशन के ही वजह से आप क्या है, लर्निंग का प्रोसेस में आ गए हो और सीख रहे हो या सीखना चाहते हो। तो स्टिमुलस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस का मतलब किसी एक किक होना बहुत जरूरी है, प्रोत्साहन होना जरूरी है। माइंड के अंदर में बहुत सारे ऐसे ब्रेन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं। आप कई बार लोग क्या है, आईज बनना चाहते हैं, तो आईज बनना चाहते हैं तो कुछ लोगों के अंदर में क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स को खुशी देना चाहते हैं, तो अफेक्टिव वाले मोड में चले जाते हैं। अफेक्टिव वाले मोड में क्या था, जो हमने पढ़ा था टीचिंग में, कि कहीं ना कहीं उनके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें फीलिंग्स उनकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक, वो एक बात। कॉग्निटिव मोड में क्या है कि उनका माइंड माइंड इसमें उनका इन्वॉल्व होता है, वो कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी कुछ स्टिमुली वर्क करनी चाहिए आपके माइंड में, चाहे आप इमोशनल तरीके से जुड़े हो किसी चीज से या संज्ञानात्मक चीज से जुड़े हुए हो। आपका कोई सेंसिटिव पॉइंट होना चाहिए जब आप लर्निंग कर रहे हो, वो आपकी लर्निंग का एक पार्ट होता है। तो ये आपने एक समझा कि लर्नर स्टिमुलस। इंटरनल कंडीशन में क्या है कि जो भी परसेप्शन, जो भी आप धारणा बना रहे हो, जो भी आपका संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर है माइंड का, आपके खुद के सेल्फ कंसेप्ट क्या है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के, आपका एक एटीट्यूड, रवैया क्या है ना, आपकी जरूरत है कि नहीं है उस चीज को समझने की, आपका उद्देश्य क्या है, आपका इंटेलिजेंस क्या है, आपकी प्रीवियस लर्निंग क्या है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के, है ना। तो वो आपकी लर्निंग और बेहतर हो पाती है और अच्छी हो पाती है। जैसे अगर आपने इस कंसेप्ट को पहले पढ़ा होगा, तो जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ उसको समझने में आपको और सहूलियत हो रही होगी। अगर आप केवीएस पियर्सन की बुक से पढ़ रहे होगे, या अरिहंत की बुक से पढ़ रहे होगे, या किसी और मटेरियल से पढ़ रहे होगे, तो आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन सारी चीजों में थोड़ी बहुत आपकी प्रीवियस लर्निंग रह चुकी है। तो ये एक बात हमने समझी कि एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स क्या होते हैं लर्निंग के।
अभी विशेषता वाले हम प्रोसेस पे आएंगे कि लर्नर्स की क्या क्या विशेषता होती हैं एडोलेसेंट और एडल्ट। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके इन सारे पॉइंट से भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी डायरेक्ट आते हैं कभी इनडायरेक्ट आते हैं। एग्जामिनेशन में आपसे 4 पॉइंट दे देगा और पूछेगा इसमें कि भाई इसमें से कौन सा ऐसे ऑप्शंस हैं, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि लर्निंग के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स नहीं है। 3 दे दिया, लर्नर दे दिया, स्टिमुलस दे दिया और रिस्पॉन्स दे दिया, चौथा कुछ और दे दिया, इंटरनल कंडीशन ना दे करके चौथा कुछ और दे दिया। तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने आते हैं। और देखिए हर बार एक क्वेश्चन तो लर्निंग से या लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक से यूनिट 1 में जरूर आता ही आता है। मतलब घुमा फिरा करके एक क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं लर्निंग के ऊपर में, तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, जो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है हम सब कवर कर रहे हैं। तो स्टेप्स कुछ हैं आपके लर्निंग प्रोसेस के: रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, रिट्रीवल टू वर्किंग मेमोरी, सिलेक्टिव परसेप्शन, सिमेंटिक कोडिंग, एंड देन रीइंफोर्समेंट, रिट्रीवल एंड रीइंफोर्समेंट, एंड देन आपका जनरलाइजेशन। अब रिसेप्शन क्या है? लर्निंग प्रोसेस में आपके कुछ इसमें स्टेप्स दिए हैं। पहले आप किसी चीज को रिसीव करते हो, किसी नॉलेज को, आप कह ले नॉलेज को या किसी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, प्राप्त करते हो, आप रिसीव करते हो। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो आपका स्टिमुलस है, जो आपका माइंड है, वो आपको प्रोत्साहित करता है किसी चीज को सीखने के लिए। एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी में अब आपने इस चीज को सुना, समझा, सीखा, अब आप क्या कर रहे हो कि लर्नर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस चीज को सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई होते हैं कि ठीक है आपने ये आज का टॉपिक क्या है, लर्नर वाला, ठीक है, लर्निंग आपने सीखा, मान लीजिए आपने लर्निंग सीख लिया। अब लर्निंग सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा? आप कंप्लीट नॉलेज, आप बिल्कुल एकदम क्वेश्चन इससे आएगा लर्निंग से तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, आपकी सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो पूरी हो पाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा एक्सपेक्टेंसी, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लर्निंग वाले से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो आपका सेकंड स्टेप ये हो गया, एक्सपेक्टेंसी। फिर आप रिट्रीवल एंड वर्किंग मेमोरी पे चले जाते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो प्रायर नॉलेज है, मतलब कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो आपकी पहले की जो नॉलेज है, आप उनको रिकॉल करते हो। ठीक, यहाँ पे मैं लिखती चली जा रही हूँ, उनको आप अगर कॉपी नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें लिख के चले जाना। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? रिकॉल कर रहे हो क्या? प्रायर नॉलेज। आपकी अगर पहले से भी सब्जेक्ट में कोई नॉलेज है तो जब मैं आपको ये डिलीवर कर रही हूँ लेक्चर, तो आप उन सारी नॉलेज को भी रिकॉल कर रहे होगे, याद कर रहे होगे, कनेक्ट कर रहे होगे। ठीक, नेक्स्ट आपका सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन में क्या है कि मैं क्या सेलेक्ट कर रही हूँ मेथड आपको उस चीज को समझाने के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए। मतलब मैं आपको कंटेंट दिखा रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो मतलब डिस्प्लेइंग द कंटेंट, डिस्प्लेइंग द कंटेंट। मैंने आपको कंटेंट दिखाया, किसके थ्रू दिखाया? पीपीटी के थ्रू दिखाया या पीडीएफ के थ्रू दिखाया, ठीक, या मैंने आपको वीडियो के थ्रू हम लोग ये कंटेंट ले रहे हैं। तो सेलेक्टिव परसेप्शन में आपका परसेप्शन जो है वो सेलेक्टिव एकदम बना रही है उस कंटेंट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू या इस पीडीएफ के फॉर्म में। अब क्या है, तो ये सेलेक्टिव परसेप्शन हो गया। अब सिमेंटिक कोडिंग हो रही है आपकी, मतलब इसमें आप लर्निंग गाइडेंस वाले प्रोसीजर में आ गए। आप अर्थ देखो, सिमेंटिक का मतलब होता है अर्थ विज्ञान, किसी चीज का जब आप अर्थ समझते हो, किसी चीज का मीनिंग आप समझते हो। यहाँ पे आपकी लर्निंग गाइडेंस में हो रही है, मतलब लर्निंग गाइडेंस, मतलब मैं आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से गाइड कर रही हूँ कि किस प्रकार से आपको लर्न करना है। अब आपने इतनी सारी चीजें सीख ली, फिर आप 6 पोजीशन पे आ जाओगे, रिस्पॉन्ड करोगे। रिस्पॉन्ड में क्या होगा कि यहाँ पर लर्नर से ये बोला जाता है कि अब आप परफॉर्म करिए, अब आप बताइए कि आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आस्किंग लर्नर टू परफॉर्म। जैसे मैं भी आपसे लास्ट में बोलूंगी कि हम लोग आज 11 क्वेश्चन करने वाले हैं, आउट ऑफ 11 आपके कितने सही बने ये आपको मुझे बताना है। ठीक, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ परफॉर्म करने के लिए। या अगर आप क्लास में होते हैं, हम लोग लाइव पढ़ रहे होते, तो मैं आपको बोलती कि अब आप आओ, डैश पे आओ या यहाँ पे आओ, या मैं आपको स्टैंड अप करके आपसे पूछती कि क्या क्या स्टेप होते हैं लर्निंग प्रोसेस के, आप मुझे बताइए। फिर आप यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स वाली बात आ जाती है, फिर री की बात आ जाएगी। री की बात को मतलब होता है सुदृढ़ीकरण करना। किसी चीज को जब आप सुदृढ़ करते हो, आप और सशक्त करते हो। सशक्त कैसे करोगे? और किसी चीज का आप सुदृढ़ीकरण कब करोगे? जब
आप मुझे फीडबैक दोगे, मैंने आपसे फीडबैक ले लिया कि भाई फीडबैक, यहां पे आ जाएगा फीडबैक, री इन्फोर्समेंट, मतलब री इन्फोर्समेंट, वापस से मैंने आपका क्या लिया, फीडबैक लिया। अगर आपको कोई चीज समझ में आई या नहीं आई, आप वो बात मुझे बताओगे। फीडबैक किन से ले रही हूं, फ्रॉम लर्नर, ठीक है। तो मैंने लर्नर से लिया फीडबैक, क्यों लिया, ताकि मुझे ये पता पड़ जाए कि आपको मेरा कंसेप्ट जो मैंने समझाया वो कितना समझ में आया। तो ये यहाँ पे पक्का हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज को पक्का करना, ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर रिट्रीवल एंड रीइंफोर्समेंट, अगर आपको पक्का हो गया, समझ में आ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अगर आपने बोला कि मैडम मुझको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ये कंसेप्ट वापस से मुझे समझा दो, या मुझे इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, ठीक, तो मैं रिट्रीवल करूंगी, मतलब मैं वापस से आपको समझाऊंगी, वापस से मैं आपको एडिशनल परफॉर्मेंस आपको बोलूंगी करने के लिए और समझाऊंगी, और मैं वापस से आपसे पूछूंगी कि भाई अब आप परफॉर्म करके बताओ, और फिर से हो जाएगा फीडबैक, फिर से मैं आपका वापस से फीडबैक लूंगी। तो ये वहां पे क्या होगा, एक तो मैं आपको समझाऊंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी भी, तो पूछूंगी तो रीइंफोर्स वाले फेजमेंट में आ जाएगा। जब मैं समझाऊंगी और आपको कहीं ना कहीं वापस आपके परफॉर्मेंस को मैं एडिशनली अप्रूव या इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी, तो रिट्रीवल वाला पोजीशन। रीइंफोर्समेंट में वापस मैं फीडबैक लूंगी कि आप समझ में आया कि नहीं आया, तो ये वाली पोजीशन। फिर जनरलाइजेशन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। जनरलाइजेशन का मतलब सामान्यकरण की बात होती है। मोर प्रैक्टिस मीन्स कि मोर आपका अच्छा रिजल्ट, मोर प्रैक्टिस मीन्स गुड, मोर गुड रिजल्ट, वो एक बात हो गई। अब आप अलग अलग प्रॉब्लम को मैं आपके सामने में रखूंगी और बताऊंगी कि भाई ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जैसे मैं आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस रखने वाली हूँ आगे। तो क्या है कि आपका रिटेंशन इसमें इंक्रीज होगा, आपका कंसेप्ट और पक्का होगा। तो जब आप सामान्यकरण की तरफ बढ़ते हो तो आपको ये, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से समझ में आ गया है कि अब आप इसको बहुत इजी वे में कर सकते हो, बहुत प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं होगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको जनरलाइज वे में सामान्यकरण में आपको सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे मैं इसका मतलब लिख देती हूँ। तो इन सारे चीज को आप, इन सारे वर्ड्स को आप समझते हुए चलना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, और अपने नोट्स में इन सारी चीजों को बनाते चलना। देखिए इसमें आपको इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इसमें बेसिक आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ये सारे कुछ 9 स्टेप्स हैं आपके सामने में। आप किसी प्रॉब्लम को, पहले किसी नॉलेज को रिसीव करते हो, फिर उसको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, फिर आप अपनी प्रायर जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, आप उसको यूज करते हो, फिर आप सिलेक्टिव परसेप्शन को बनाते हो, आप कंटेंट्स वगैरह पढ़ते हो, पीपीटी देखते हो या प्रेजेंटेशन देखते हो, मतलब या पीडीएफ के फॉर्म में कैसे भी, फिर आप आपको लर्निंग गाइडेंस मिलता है। फिर टीचर वहां पे क्या करता है कि स्टूडेंट्स को बोलता है कि आओ डेस्क पे पढ़ाओ बताओ, फिर फीडबैक लेता है, फिर बिल्कुल उनका रिट्रीवल करता है और वापस से जनरलाइजेशन वाले मोड में आ जाता है। मतलब ये एक ऐसा मोड है जहाँ पे बच्चों को मान लिया जाता है कि सब कुछ समझ में आ गया। केस स्टडी वगैरह देते हैं, जैसे कि आप मान लें कि अगर आप कॉलेज में हैं तो कोई एक टीचर आया, क्लासरूम में एंट्री करी, उसने आपको कुछ कंसेप्ट बताया और बताया कि अगर आप ये कंसेप्ट पढ़ लोगे तो आपका ये जो एग्जाम आने वाला है वो क्लियर हो जाएगा, या आपके इतने थ्योरी, इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप उस कंसेप्ट को जब सुनते हो, उस कंसेप्ट में आप अपनी खुद की भी बुद्धि लगाते हो, खुद का दिमाग लगाते हो, इस पोजीशन पे आ गए थर्ड वाले पे। फिर उसके बाद में जो सर है, जो टीचर है, जो मैडम है, वो आपको पीपीटी के थ्रू या बोर्ड पर वो आपको कुछ कंटेंट वगैरह दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको लर्निंग के लिए गाइड करते हैं, फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं कि कितना समझ में आया, फिर आपका फीडबैक लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जहां नहीं समझ में आया वापस से समझाते हैं और वापस से फीडबैक लेते हैं। फिर इसका मतलब अगर आप समझ गए हो तो आपको बोलते हैं कि लाइब्रेरी में जाओ और जो कंसेप्ट आज तुमने पढ़ा है उस कंसेप्ट पे कुछ केस स्टडीज को करो, ये आपका होमवर्क है। तो ये एक बात हो गई, इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। इस अगर पर्टिकुलर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, स्टेप्स वाले से क्वेश्चन, तो छोड़ना मत, ठीक। नेक्स्ट हो गया कि लर्निंग में कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ घटक होते हैं। क्या क्या लर्निंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लर्निंग जो स्ट्रांगली बेस्ड होती है वो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल पे बेस्ड होती है, मतलब आपकी जो बौद्धिक एक बोल सकते हो एक लेवल है उस पे बेस्ड होती है, आपकी संज्ञानात्मक एबिलिटी पे बेस्ड होती है, किसी चीज को समझ आप कितना पा रहे हो उस एबिलिटी पे बेस्ड होती है, आपकी धारणा क्या बनाते हो, आपका परसेप्शन क्या है किसी चीज को लेकर के, उसके आधार पे आप लर्निंग कर पाते हो। कई बार आप क्या है कि किसी चीज के बारे में पूर्व धारणा बना के बैठे रहते हो, तो आपकी लर्निंग वहां
अगर आप नेगेटिव बना के बैठे हो तो भी बहुत ज्यादा अच्छी लर्निंग नहीं हो पाती है, अगर बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव बना के बैठे हो तो भी नहीं हो पाती। एक मॉडरेट परसेप्शन बना के चलना कि हाँ मतलब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, दोनों ही पक्ष के बारे में जब आप सोच के चलते हो तो क्रिटिकली एग्जामिन कर पाते हो और बहुत सही ढंग से आप समझ पाते हो आपकी पर्सनालिटी क्या है। इससे भी लर्निंग पे काफी आपके फर्क पड़ता है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका व्यवहार क्या है, मतलब लर्नर का, आपका माने लर्नर का काफी उस पर एक बात होती है। अगर आप ये माइंड परसेप्शन बना के ही बैठे हो कि भाई ये तो कंसेप्ट है ही ऐसा, ये लोग तो होते ही ऐसे, फिर जब आप उस मिजाज के लोग से जाओगे बात करने के लिए तो आप कहीं ना कहीं उनको जो एज अ पर्सन वो है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को मान लेते हैं कि बहुत गुस्सैला हो गया है ना, या बहुत ही खड़ूस नेचर का है, सुन लिया किसी की बात और परसेप्शन बना लिया अपना, फिर कहीं ना कहीं हम भी उसी परसेप्शन से या तो उससे कभी बात नहीं करते हैं या कभी जब बात करते हैं तो वही परसेप्शन हमारे माइंड में होता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करे। तो वो एक बात हो गई। तो यहाँ पे आपकी लर्निंग काफी अफेक्ट करती है। एज इंडिविजुअल मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द लर्निंग ऑफ पर्सन, मतलब एक अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए या व्यक्ति स्वरूप में देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, घटक होते हैं जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। दे आर बाउंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय, कई बार आपके जो सोशल फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं लर्निंग के, कल्चरल हैबिट्स भी आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं, और आपकी खुद की जो विलिंगनेस है, इच्छा शक्ति है ना, वो भी बहुत अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। कई बार हम खुद भी बहुत सारे नई चीज को अडॉप्ट करने से डरते हैं, घबराते हैं, तो वो भी स्थिति एक होती है जब हम अडॉप्ट टू चेंज, हम मतलब फियर होता है अपने अंदर में, है ना, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने से हमें मतलब ये चीज लगता है कि ना सीखे। अगर आपने यूट्यूब का कोई एक चैनल पकड़ लिया और उनकी बात आपको समझ में आ रही, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे आप सीख सकते हो, आपके पास में और भी ऑप्शंस हैं, आप उनको भी देख सकते हो, लेकिन बस आप चेंज नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको फियर है कि भाई वो चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, आप जब तक उस पर ट्राई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो वो एक बात हो गई। ठीक, तो बहुत सारे चीजें होती हैं जो आपकी लर्निंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी, और एक मॉडरेट लेवल में, तो सब एक मॉडरेट बना के चलना पड़ता है। तो जो एक लर्नर की विशेषताएं होती हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे, बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है किस आधार पे, संज्ञानात्मक आधार पर, फिजियोलॉजिकल आधार पर, अफेक्टिव आधार पर और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं किसके, लर्नर के, और तब ये पता पड़ता है कि एक लर्नर की क्या कुछ विशेषताएं होती हैं। अलग अलग मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि कई बार हम सर्वे करते हैं, ठीक, इंटरव्यू ले लिया, ऑब्जर्वेशन किया, मतलब स्टूडेंट्स के लर्नर्स के बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व किया, जो स्टूडेंट्स का करंट नॉलेज है या जो उनके स्किल का एक लेवल है उसको हम कहीं ना कहीं एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड देन परफॉर्मेंस रिजल्ट, उनका क्या परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे भी हमें पता चलता है कि एक लर्नर की क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक, तो ये एक बात। कॉग्निटिव का मतलब हो गया संज्ञानात्मक, मतलब कि वो कितना नॉलेज ग्रहण कर पा रहा है, कितना कुछ इंफॉर्मेशन को वो ग्रहण कर पा रहा है। फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं है, ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल माने मनोविज्ञान हो जाता है, फिजियोलॉजिकल माने आपकी क्रियात्मक या शारीरिक बल की बात हो जाती है, शारीरिक एक फिजिकल एक्टिविटी की बात हो जाती है। ठीक, अफेक्टिव में क्या है, अफेक्टिव डोमेन भी हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के लर्निंग डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव होता है, देन आपके पहला, और आपका दूसरा होता है अफेक्टिव, और तीसरा होता है कोनेटिव, कोनेटिव या आप उसको बोलते हैं साइकोमोटर, साइकोमोटर, ठीक है। ठीक, तो ये एक बात हो गई। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन में कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल लेवल पे बात होती है, फीलिंग की बात आ जाती है, आपके वैल्यूज की बात आ जाती है, आपके इंटरेस्ट की बात आ जाती है। ये जो अफेक्टिव वाला डोमेन था यही 3 था जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल, PSYCHO, साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोमोटर साइकोलॉजिकल डोमेन की बात हो रही है। तो ये एक बात हो गई। फिर उसके बाद आपका एक
सोशल सामाजिक क्या आपके गुण हैं वो भी बड़े मायने रखते हैं किसमें, आपके लर्निंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने में, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आपके क्या क्या, अभी देखो हम ये सारी चीजें डीप में पढ़ने वाले हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, एक बार हम थोड़ा ऊपर ऊपर से नॉलेज ले लेते हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, एकेडमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होती हैं कुछ चीजें, वो एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, जो लर्निंग आपकी होती है उसमें आपका खुद का बैकग्राउंड क्या है, आप कितना मेच्योर हो, आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हो, आप किस एज में हो, आपका जेंडर क्या है, आपकी इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, आपकी स्पेसिफिक नीड क्या है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। आप कितना एबल हो, मेंटली कितना केपेबल हो, अगर आप डिसेबल हो नहीं हो, आप डिसेबल हो तो कितना हो, है ना, आप कान से सुन सकते हो, आंख से सुन सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को कभी कभी और मुश्किल बना देती हैं और कभी कभी और बेहतर बना देती हैं। अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं, आप अगर अच्छे से सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, आपको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जितनी भी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी गुणवत्ता है, वो सब कुछ ठीक ठीक है, आप मेच्योर हो। अब आप ये बात को समझिए ना कि अगर आप एमबीए की क्लास में बैठे हुए हो या अगर आप किसी प्रोफेसर किसी बड़ी क्लास में हायर डिग्री क्लास में बैठे हुए हो, तो ऑब्वियसली आपकी मैच्योरिटी लेवल उस हिसाब की होनी चाहिए, तो ही आपको समझ में आ पाएगा उनके कंसेप्ट को। अगर आप एक 5 साल के बच्चे को समझाओगे कोई डीप कंसेप्ट या ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप समझाओगे, तो वो तो समझ में आ जाएगा कि भाई ऊपर से कुछ गिर रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो कुछ उसको समझ में आएगा। लेकिन आप उसको न्यूटन का लॉ अगर समझाओगे 2 साल 3 साल के बच्चे को, तो उसको कुछ नहीं समझ में आना। ठीक, तो वो एक बात है। अगर आप बोला जाए कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक, अगर आप एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, साउथ इंडिया में आप उनका क्या कल्चर है, बहुत अलग कल्चर है, उनका खाना पीना, रहन सहन, सोच विचार, उनका जो भी डेली रूटीन है, लाइफ स्टाइल है, अलग है। हम कह लें कि अगर जो लोग यूएस में रह रहे हैं या जो लोग यूके में है, बाहर रह रहे हैं, उनका सोच विचार, खान पान, तरीका, लाइफ स्टाइल सब कुछ अलग है। भारत में रह रहे हैं लोगों का सब कुछ अलग है। तो कल्चरल बैकग्राउंड क्या होता है, कई बार उससे भी हम चीजों को कई बार बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कई बार हमें थोड़ा समय लग जाता है उस चीज को अडॉप्ट करने में। तो ये आपकी हो गया पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें होती हैं कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपको पहले से कितनी नॉलेज है, आपका एजुकेशन टाइप क्या है। अब आप ये समझो कि आप हो टीचिंग की जॉब के लिए, आप ऑब्वियसली टीचिंग की जॉब आप करना चाहते हो। अब मैं आपसे बीटेक की लैंग्वेज में बात करूं या मैं आपसे मेडिकल लैंग्वेज की बात करूं, ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, कितनी समझ में आएंगी, बहुत मतलब कुछ कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट है, बेसिक हैं, वो तो आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं इनके कंसेप्ट में डीप में जाऊंगी तो वो सारे कंसेप्ट आपको नहीं समझ आने वाले। ठीक, तो आपका एजुकेशन जो टाइप है, आपके जो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो काफी मायने इसमें रखते हैं। द लर्नर हैज सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके सोशल और इमोशनल भी गुण होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं। इमोशनली आप किसी चीज में कितना इन्वॉल्व हो पाते हो, सामाजिक रूप से कितना आप इन्वॉल्व हो पाते हो, कई बार आपकी जो गुण है वो भी इन सारी चीजों से डिफाइन करते हैं। कॉग्निटिव में संज्ञानात्मक आपकी गुण की भी बड़ी ही इसमें आवश्यकता होती है। किसी चीज को आप कितना किस हद तक याद रख सकते हो, कितना प्रेशर ले सकते हो, मेंटल प्रेशर, आपकी मेमोरी कितनी फास्ट है, प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्रिटिकली कितना आप उस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपनी ब्रेन को कितना इंफॉर्मेशन दे सकते हो और अपनी ब्रेन में कितना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। ये सारी चीजें आपकी संज्ञानात्मक शक्ति की बात को दर्शाता है। अगर ये सारी चीजें ठीक ठीक है, बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्नर के वो यही होते हैं। अगर ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे कुछ पक्के हैं, ठीक, ये सारी बातें अगर आपकी ठीक हैं, तो इट मीन्स कि आप एक सक्सेसफुल लर्नर की श्रेणी में हो। मतलब मैं आपको जो बोल रही हूँ सामान्यतः जो बात, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही है और आप मेंटली फिजिकली हर तरीके से फिट हो सारी चीजों को करने और समझने के लिए। एजुकेशन लेवल भी आपका इस प्रकार से है कि आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक, तो ये एक बात हो गई, 3 चीजें हमने पढ़ी। अभी हम उसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, कुछ डेफिनेशन है आपके सामने। तो पहले तो है, गार्डनर मर्फी ने एक डेफिनेशन दिया है क्या कि जो लर्निंग है वो उन्होंने अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया है। लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि जितने भी बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होते हैं, जितना भी बिहेवियर में सुधार होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ताकि जो इन्वायरमेंट है ना, हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट किया जा सके। तो लर्निंग में सब चीज आ जाता है। लर्निंग में कहीं ना कहीं जो आपका मेन बिहेवियर है वो सारा कुछ मॉडिफाई आप करते हो ताकि जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है आप उसमें एडजस्ट हो सको, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर सको। हेनरी पी स्मिथ ने बताया है कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर।
लर्निंग क्या है कि एक्विजिशन करना, मतलब कि प्राप्त करना। न्यू बिहेवियर को जब आप सीखते हो, नए व्यवहार को जब आप सीखते हो, नई चीज को जब आप सीखते हो, नए आइडियाज नए बिलीफ को जब आप सीखते हो, तो उसको लर्निंग कहते हैं। या स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, या अपने अनुभव के आधार पर, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर जो आपके पहले बिहेवियर हैं, ठीक, आप उनको और मजबूत करते हो या आप उनको और कमजोर बनाते हो। अगर आपको लगता है कोई हैबिट है जो खराब थी, जो गलत थी, तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए और आप उस व्यवहार में सुधार लाते हो। ठीक, आप एक तो कंप्लीटली कुछ नया सीखते हो, या तो एक्विजिशन करते हो कंप्लीटली कुछ नई चीज को, या तो फिर अगर कोई चीज कमी है या गलत है या खराब है या वीक है, तो आप उसको और स्ट्रेंथन करते हो। और अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर थॉट मेरे माइंड में बहुत ज्यादा है और ओवर थॉट का फ्लो हो रहा है मेरे माइंड में पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आप उसको कहीं ना कहीं सुधार करते हो। तो वो एक बात होगी। हेनरी पी स्मिथ ने बोला, लर्निंग मीन्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन एंड स्टडी। लर्निंग का मतलब क्या होता है भाई? हम लोग लर्निंग ही तो पढ़ रहे हैं ना। अभी तो हम लोगों ने पढ़ना है लर्नर्स की विशेषताएं क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। अभी तो हम इस वाले पोजीशन पे आएंगे ही आएंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि लर्निंग मीन्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज की बात हो रही है थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव के थ्रू। जो भी अनुभव मेरे पास में है मैं उनको आपको शेयर कर रही हूँ, या आपके जो भी अनुभव है पुराने, आप उनका इस्तेमाल करोगे, ठीक, तो उन सारे चीजों से आपके बिहेवियर में कुछ एक बदलाव आएगा। फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कई बार आपको बताया जाता है डूज एंड डोंट्स की क्या करना है और क्या कुछ नहीं करना है। उनसे भी आपके बिहेवियर में, सोच में, नॉलेज में, ज्ञान में, कॉग्निटिव माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, इन सारी चीजों में चेंज आता है, बदलाव आता है। और स्टडी के भी माध्यम से जब आप अध्ययन करते हो, पढ़ाई करते हो, तो भी आपके बिहेवियर में बदलाव आता है, एक परमानेंट चेंज आता है जो कभी आपसे छिनने वाला नहीं है, खत्म नहीं होने वाला है। तो ये कुछ आपके सामने में लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लर्नर क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए बिल्कुल, कि उसको पढ़ना है और कंप्लीट करना है, बीच में ही काम नहीं छोड़ना है। कोई माइंड में बात आई तो उसको पूरा इंटरेस्ट के साथ में कंप्लीट करना है, नो मैटर व्हाट, उसको बीच में छोड़ना नहीं। क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए इंसान के अंदर में। जरूरी नहीं है कि आप नेट की तैयारी करो तभी, नहीं। इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक उसको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ ऐसा कुछ, मतलब जो इसके एक माइंड को कहीं ना कहीं डेवलप कर सके, उसको अच्छा बना सके। ठीक, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक मोटिवेशन इसमें बहुत जरूरी होता है। आंतरिक मोटिवेशन में क्या होता है कि अब बच्चा भाई अंदर से जब मोटिवेटेड नहीं है, आप उसको कितना भी समझा दोगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा। वो मेंटली इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि आज मैं लेक्चर लेने जा रहा हूं तो लूंगी आज मैं समझूंगी। रेजिलियंस होना चाहिए। रेजिलियंस का मतलब क्या कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि इसमें लर्नर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रेजिलियंस हियर मीन्स परसिस्टेंस, दृढ़ता होनी चाहिए, इवन व्हेन लर्निंग फॉरेन कंसेप्ट और द कंसेप्ट विच आर डिफिकल्ट। तो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए लर्नर को, रेजिलियंस होना चाहिए, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो जो कुछ भी पढ़ रहा है, जो कुछ भी पढ़ाई उसके सामने में है, ठीक, तो वो सारी चीज उसको अडॉप्ट करनी है। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए उसको। ऐसा कुछ नहीं कि भाई वो ऐसी चीज पढ़ रहा है जिसमें उसको मजा आ रहा है तो ही वो पढ़े, नहीं। अगर आप कुछ ऐसा भी पढ़ रहे हो जो आपके कंसेप्ट का नहीं है, कंटेंट का भी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ही, है ना, तो मैं उसको ना पढ़ूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आप ये समझो कि भाई रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट है, पेपर वन बहुत डिफिकल्ट है, चलो पेपर टू पे ही फोकस कर लेते हैं, पेपर वन पे नहीं करेंगे क्योंकि उसमें नया कंसेप्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है। डिफिकल्ट है बट फिर भी पढ़ना है, इसको ईजी बना के पढ़ना है। बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस, लोग नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ना चाहते, उनको लगता है डिफिकल्ट है ना। फ्रेंच सीखने जाओ, जर्मन सीखने जाओ, नहीं समझ में आती, बट सीखना है भाई, लर्निंग करनी है तो करनी है, वो एक बात हो गई। इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए। फिर है अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी क्या है कि किसी चीज को ग्रहण करने की शक्ति और क्षमता होनी चाहिए। लर्नर्स को अडेप्टेबल होना चाहिए। वो जो कुछ भी पढ़ रहा है, जो कुछ भी सीख रहा है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, मेथड टीचिंग के चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट बदल रहा है, टीचर के पढ़ाने का तरीका बदल रहा है, स्टूडेंट्स का जो सीखने का एक प्लेटफॉर्म है वो चेंज हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी और टीचिंग मेथड, ये सारी चीजें जो चेंज हो रहे हैं उसको उसके हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना होगा, तभी वो एक फ्लो में चल पाएगा, वो एक फ्लो में समझ पाएगा चीजों को, क्या कुछ हो रहा है। तो अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब तो सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, अब आप वेट करोगे कि नहीं मैं कोचिंग जा करके ही पढ़ना है मुझको, तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। चले जाओ, वेट करते रहो, आपका टाइम निकल जाएगा, और जो लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन उनका निकल भी जाएगा।
तो आपको एक जो भी अभी प्रचलन में चीजें हैं उनके हिसाब से चलना होगा। चैलेंज सीकिंग, चैलेंजेस हर मतलब चैलेंज पार्ट ऑफ लाइफ यार, मतलब ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे यूजीसी नेट की तैयारी करो यहीं पे, ऐसा नहीं है, आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से देखो भाई बाहर निकलना पड़ेगा। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन में हो ठीक है, आप खाना मिल रहा है घर का सब कुछ, मतलब ठीक है, पेरेंट्स हैं कर रहे हैं ओके, बट फिर भी आपको चैलेंजेस लेने होंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ही आपको पता चलेगा कितने पानी में हो। ठीक, तो अपना जो स्टेप है उसको कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। चैलेंजेस को देखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वो एक बात होगी, तभी लर्निंग बेहतर कर पाओगे। सोचो कि घर के अंदर एक कमरे के अंदर बैठ करके सारी पढ़ाई कर लूं, दुनिया को जान लूं, पॉसिबल नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता। चैलेंजेस को लेना पड़ेगा। तो एक बात हो गई। तो एक व्यापक रूप से अगर देखा जाए कि जो एक लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको ये 4 पॉइंट्स में डिफाइन किया। पर्सनल हमने पढ़ लिया। पर्सनल क्या होता है कि आपका भाई हाथ पैर ठीक रहे, है ना, आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका माइंड एकदम ओके रहे। एकेडमिक्स में मतलब आपकी इतना मेच्योरिटी लेवल हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो या एजुकेशन लेवल आपका ऐसा हो कि आप चीजों को कर सको। सोशल भी हमने पढ़ा और इमोशनल भी हमने पढ़ा। सोशल में क्या पढ़ा कि भाई आप एक ऐसे सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जहाँ की सोसाइटी आपको रोकती ना हो कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको मतलब जाना नहीं। से कई बार क्या होता है रिमोट एरिया में या आज भी इंडिया में, भाई ये हमारा दुर्भाग्य भी है हमारे देश का बोल सकते हैं कि, बट ये सच्चाई भी है कहीं ना कहीं कि आज भी लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता है कहीं ना कहीं, है ना, उनकी एक वक्त में जल्दी शादी कर दी जाती है, तो सोशल एस्पेक्ट आ जाता है बीच में, है ना, वो कहीं ना कहीं उनको रोकता है, हिंडर करता है उनको किस चीज से, लर्निंग से, सिखाने से। भाई बोलते हैं कि 10th पढ़ लिया 12th पढ़ लिया चलो बहुत बस बहुत हो गया काफी पढ़ लिया, है ना। इमोशनल लेवल पे भी कई बार होता है ना, इमोशनली हम इतना ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं कि भाई हम चीजों को सीख सके, या हम मतलब उस जोन में जाना ही नहीं चाहते। इमोशनल की जब मैं बात करूं तो एक बड़ा ही सेंसिटिव सा मुद्दा है कि हम जब भी हिंदू और मुस्लिम की बात आती है, रिलीजन की जब बात आती है तो काफी इमोशनल हो जाते हैं हम वहां पे कई बार वो चीज सुनना ही नहीं चाहते जो एक्चुअली में सही भी हो सकती है, मतलब सही होती ही होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, सही भी हो सकती है, मैं एक सामान्य सी बात बोल रही हूँ, है ना। तो हम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हमारा एक माइंड हो जाता है ना लेवल कि हम इतना ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो गए ना उस चीज में कि वो अगर गलत भी है तो भी हम उसको सही मान रहे हैं, या सही भी है तो भी हम उसे गलत मान रहे हैं, दोनों ही चीजें हैं। ठीक, तो वहां पे लर्निंग नहीं हो पाएगी। आप कैसे सीख पाओगे? आप जब तक किसी की पुस्तक नहीं पढ़ोगे, किसी के बारे में आप जानोगे नहीं, उनका क्या नियम कानून होता है, उनके मेथड क्या है, आप कैसे जज कर सकते हो? सिर्फ परसेप्शन के बेसिस पे बना लिया कि कौन अच्छा है या कौन गलत है, कौन खराब है कौन अच्छा है। तो एक कहने का मतलब ये है कि आपका इमोशनल जो लेवल होता है वो भी बड़ा इन्वॉल्व होता है लर्निंग में। कॉग्निटिव माइंड, संज्ञान, जो आपकी संज्ञानात्मक शक्ति है, आप किसी चीज को कितना अडॉप्ट कर पा रहे हो, नॉलेज को कितना कंसीव कर पा रहे हो, कितना रिकॉल कर पा रहे हो, ये सारी चीजें हो गई जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सारी चीज समझाई। वो आगे एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस्ड पूरा एकदम लिख रखा है। पर्सनल हमने पढ़ लिया, एज, जेंडर, मैच्योरिटी, लैंग्वेज, आपका सोशल इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें, स्पेसिफिक नीड क्या है, पर्सनल स्किल्स क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, इम्पेयरमेंट्स, ये वो फलाना ढमकाना सब पढ़ लिया। एकेडमिक्स में आपके आ जाएंगे प्रायर नॉलेज, जो आपको पहले से क्या आपको जानकारी है, आपका एजुकेशनल टाइप क्या है, लेवल क्या है, ये सारी चीजें। सोशल और इमोशनल में आ जाएगा जैसे कि आपकी सोशल एबिलिटी क्या है, आपकी खुद की सेल्फ इमेज क्या है, ठीक है, आपकी फीलिंग क्या है, सेल्फ इफिशिएंसी, आप कितना सेल्फ इफिशिएंट हो, क्या आप समझ सकते हो। ठीक, तो ये सारी बातें आ गई सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। कॉग्निटिव माइंड में अटेंशन स्पैन है कि आप कितना समय तक अटेंशन दे सकते हो। क्लास में क्या होता है, बच्चे भाई टीचर को सुनते हैं, 5 मिनट सुनेंगे फिर नींद आने लगती है उनको। लोग सेशन देखेंगे, 5 मिनट सुनेंगे, 10 मिनट सुनेंगे, उनको नहीं इंटरेस्टिंग लगेगा तो भाई बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। आपका जो कॉग्निटिव माइंड जो होता है ना वो एकदम एक्टिव रहना चाहिए। आपकी मेमोरी क्या है भाई, सोच, मेमोरी, दिमाग, ब्रेन किस हिसाब से चल रहा है, वो आपका मेंटल प्रोसीजर क्या है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या है, आपकी बौद्धिक जो बोले कौशलता वो क्या है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं क्या लर्नर्स के परसेप्शन को, मतलब उसका दिमाग कितना सोच सकता है, कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आप कितना कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन हिज और हर ब्रेन, अपने ब्रेन में किस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो, बिठा सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें दिमाग से जो भी चीज आप करोगे वो कॉग्निटिव में आएगी। जहां पे आपका इमोशनल फीलिंग्स और सोशल वाली बात आ जाएगी वो थर्ड पॉइंट पे आ जाएगी। आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारी बात एकेडमिक्स में आ जाएगी। पर्सनल वाला तो ये है ही है, ये समझ में आ गई बात। आप देखो कि एक एडोलेसेंट लर्नर का क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हमें दो पढ़ना है, एक तो एडोलेसेंट का और एक तो एडल्ट का, जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो यही समझ लो कि एक किशोरावस्था इसको पहले तो बोलते हैं, मतलब कि एक जनरली आप समझे तो 10 साल से 14 साल की जो एक एज होती है ना, वो आ जाती है। सॉरी 14 तो पहले था, अब तो 19 हो गया है ना। 19 साल की, मतलब 19 साल तक अगर आप हो, 19 साल के अगर आप हो तो आप एडोलेसेंट वाले एज में हो, ठीक। और अगर आप 19 साल के ऊपर हो तो आपको एडल्ट माना जाता है। जब आपको वोटिंग राइट एक तरीके से मिल जाए तो आप उस वाले पोजीशन में चले गए, ठीक। तो अब इसमें क्या कुछ विशेषताएं हैं, इनका फिजिकल डेवलपमेंट एक बात हो गई कि एडोलेसेंट लर्नर का फिजिकली डेवलप कितना हुए हैं, ठीक, इस बात से भी उनकी लर्निंग प्रभावित होती है। उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना हुआ, इस बात से उनकी लर्निंग प्रभावित होती है। उनका सोशल डेवलपमेंट क्या है, मतलब कि जो 19 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनका सोशल डेवलपमेंट क्या है, इस बात से भी उनकी लर्निंग प्रभावित होती है। और नेक्स्ट है इसमें कि उनका इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, उससे भी उनकी बात प्रभावित होती है। उनका मोरल कितना ज्यादा डेवलप है, इस बात से भी उनकी लर्निंग प्रभावित होती है। तो ये तो हमने समझा क्या, ये 5 पॉइंट हमने पढ़ा। इस 5 पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं, मैं बहुत शॉर्ट क्रक्स में बताऊंगी आपको। फिजिकल डेवलपमेंट में आपकी बॉडी की बात हो गई, आपके बॉडी का साइज शेप कितना, हार्मोनल चेंज हो रहा है। 19 साल से जो भी कम के बच्चे हैं तो उनका हार्मोन थोड़ा अलग होता है, सोचने समझने की शक्ति बहुत अलग होती है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उस हिसाब से उनकी लर्निंग कहीं ना कहीं प्रभावित उनको करती है। सेक्सुअल अवेयरनेस बहुत कम होती है ना, उनको टचिंग कहाँ सही गलत है ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो वो सारी चीजें उनको, उनकी डाइटरी हैबिट्स भी बहुत अलग, ज्यादातर जंक फूड खाते हैं, ज्यादा अच्छा हेल्थ नहीं होता है ना, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो वो उनको उनकी लर्निंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। मतलब बीमार हो गए तो पढ़ोगे क्या ही यार, मतलब बर्गर पिज्जा खा खा के बीमार हो जाओगे तो क्या दिमाग लगेगा पढ़ाई पे, हॉस्पिटल में ही एडमिट रहोगे, है ना। तो वो एक बात हो गई। इंटेलेक्चुअली कितना डेवलप हो, है ना, आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कितनी ज्यादा डेवलप्ड है ना, वो सारी चीजें, आप कितना चैलेंज लेते हो, हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज एंड एंगेज्ड, है ना, आप कितना लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिला है उसके हिसाब से कितनी लर्निंग आप एक्टिविटीज कर पाते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, है ना, ये जो सारी चीजें हैं वो आपके क्या है, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक्स को कहीं ना कहीं जो एक डेवलपमेंट वाली बात है वहां पर ये अफेक्ट करती हैं। मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट सोच से आप एक्स्ट्रैक्ट सामान्य थिंकिंग की तरफ आप एक बढ़ते हो धीरे धीरे, क्योंकि आपका विकास हो रहा है, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, आप एज कर रहे हो, 6 17 में गए, 18 में गए, 19 में गए, तो आप एक एजिंग वाले प्रोसेस में हो। कंक्रीट से आपकी थोड़ी सी सोच सामान्य सोच में जा रही है ना। इंटेंस क्यूरियोसिटी होती है आपके अंदर में कि भाई ये क्यों है, किस तरीके से है। इंटेलेक्चुअल परस्यूट भी होता है आपका, ठीक है। फ्यू ऑफ विच आर सस्टेन ओवर लॉन्ग टर्म, कुछ कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रह जाती हैं। फिर हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड एंड इंगेज्ड, आपको हाई अचीवमेंट, जब आपको चैलेंज कर रहे तो बहुत गुस्सा आता है ना कि ये क्यों बोल दिया, क्यों कर दिया, मतलब छोड़ना नहीं मुझे, एकदम मतलब अलग ही फीलिंग होती है। प्रिफर्स एक्टिव ओवर पैशन, है ना, ओवर पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, कोई भी चीज आराम से नहीं सीखना चाहते हो, बस कितना जल्दी सीख जाओ, एक पेशेंस वाली बात नहीं होती है उनके अंदर में, या होती है तो बहुत कम होती है। इंटरेस्ट इन इंटरैक्टिंग विद पीयर्स, बच्चों से मतलब इधर उधर बात करना, पीयर्स से बात करके लर्निंग एक्टिविटीज के दौरान बड़ा मजा आता है उनको, कि मतलब उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है ना। इंटरैक्टिंग में बड़ा उनको मजा आता है, मतलब उनके घर में मतलब नहीं, आप कहीं से आप कुछ भी किसी भी तरीके का आप इंटरेक्शन करते हो अपने पीयर से लर्निंग एक्टिविटीज के दौरान, तो जब वो लर्निंग कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। एंड एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्टिव वाले पोजीशन में होते हैं वो कहीं ना कहीं, मतलब वो सेल्फ खुद से ही वो कहीं ना कहीं जो भी उनकी सेल्फ चिंतन करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, वो खुद ही सोचते रहते हैं कि भाई ये हुआ तो क्यों हुआ, है ना, तारा है तो क्यों है, चांद है तो क्यों है। ये जो सारी चीजें उनके दिमाग में है ना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा आती है। रिफ्लेक्टिव का, सेल्फ रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि स्वयं चिंतनशील होना, खुद से सोचना। डिमांड द रेलिवेंस इन लर्निंग एंड व्हाट इज बीइंग टॉट, किस प्रकार से वो लर्निंग कर रहे हैं, क्या जरूरत है लर्निंग की, और क्या पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। डेवलपिंग द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड हायर लेवल ऑफ ह्यूमर, हायर लेवल ऑफ ह्यूमर मतलब एकदम बोलते हैं हाई लेवल पे वो सोचने समझने की जो उनकी शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ये एक बात हो गई। सम ऑफ विच में बी मिसअंडरस्टूड बाय एडल्ट्स टू बी सार्कास्टिक, कई कई बार क्या होता है कि जब उनका एक हंसने वाली कोई बात होती है ना, वो हर बात पे हंस देते हैं, हर बात को हंसी से ले लेते हैं, कई कई बार वो तो मजाक वाली बात में भी मतलब अजीब से ले लेते हैं। और जो एडल्ट लोग होते हैं ना, उन्हें तो हंस दिया, मतलब बस लेक्चर के दौरान हंस दिया, बट कोई एडल्ट है तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। मिसअंडरस्टूड बाय एडल्ट्स टू बी सार्कास्टिक, कई बार जो हाँ, मतलब कई बार जो बच्चे पढ़ा रहे होते, मतलब पढ़ रहे होते हैं ना, तो
वो हंसी हंसी में बहुत सारी ऐसी बात बोल देते हैं मजाक मजाक में, लेकिन बड़े लोग उसका बुरा मान जाते हैं, सोचते हैं कि अरे बच्चे ने व्यंग्य कर दिया, कुछ sarcastically कुछ बोल दिया, बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो ये एक बात होगी। फिर होता है सोशल डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंटिंग विद वेज ऑफ टेकिंग एंड एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ सर्चिंग ऑन सोशल पोजिशन विद पेयर्स, मतलब उनके जो आसपास के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके साथ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनको पूछते हैं, सही और गलत के बारे में, कुछ अपने बैकग्राउंड्स के बारे में भी बताते हैं, उनको सेक्सुअल आइडेंटिटी और विजिबिलिटी के बारे में बहुत सारा उनको होता है कि ये चीज ऐसा क्यों है, वो चीज वैसा क्यों है, कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ लगाव की भी बात आ जाती है, कई बार उनके मन में एक भय डर भी होता है कि मैं पूछूं ना, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एकदम बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में एक साथ चल रही होती है, उनका माइंड अभी स्टेबल नहीं है ना। एक बच्चा जो मतलब एक लर्नर जो अभी सिर्फ 17-18 साल का ही है, उस पोजीशन पे ही नहीं समझा हुआ है, तो वो उसको हर चीज में वो बहुत सोचता है, ऐसे ओवर रिएक्ट करेगा जैसे न जाने क्या उसके साथ होने वाला है, छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, एम्बेरसमेंट सोचेगा मैं ये करूं तो बुरा लगेगा, रिजेक्शन का डर लगेगा, ओवर मतलब कभी कभी ओवर रिएक्ट करेगा बेवकूफ सी वाली बात पर, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम करेंगी, उसको चाहिए होगा क्या, सीकिंग अप्रूवल ऑफ पियर्स, उसको अपने पियर्स से अप्रूवल चाहिए, उसके दोस्त लोगों ने अगर तारीफ कर दी, भाई तो बड़ा अच्छा बाइक लिया तूने, अच्छा अच्छा बड़ी अच्छी बाइक ली, वाह, खुश हो जाएगा वो, है ना। अगर उसको टेंशन नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं उसको बुरा लगेगा, एम्बेरसमेंट होगा, लगेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो वो एक बात हो गई। ठीक। इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, उनका मूड स्विंग होने लगता है, कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी, कभी कभी बहुत ज्यादा नाराजगी हो जाएगी, रिलीज होती है एनर्जी, बहुत ज्यादा बर्न आउट होती है, ठीक है। तो कभी कभी सडन आउटबर्स्ट हो जाती है, ऐसी ऐसी फीलिंग, ऐसी ऐसी चीजें जो हमने सोची नहीं है, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, नाराजगी बहुत जल्दी होगी, एक बोले तो एक पेशेंस नहीं होता है, या एक ठहराव नहीं होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की थोड़ी सी कमी होती है, सेंसिटिव होता है ना, वो क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाते हैं, उनकी मेच्योरिटी लेवल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, कम मेच्योर होते हैं, उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो भी पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लगता है कि बहुत बहुत यूनिक है, वो ही है एक ऐसे मात्र पूरी दुनिया में जिनको ये फीलिंग हो रही है, या जिनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम है, या जो उनके साथ हो रहा है वो सिर्फ उन्हीं के साथ में हो रहा है। तो इस वजह से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसे वो रिएक्ट करते हैं, तो वो कई बार अननेसेसरली ओवर रिएक्ट कर देते हैं एक्चुअली में, ठीक। उनको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है। देख लो ये सारी चीजें आप तो नहीं कर रहे हो क्या, मतलब ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो आप खुद सोचो कि आप एडोलेसेंट वाले लेवल पे हो या एडल्ट वाले लेवल पे हो, ठीक। क्योंकि ये सारी चीजें आपकी लर्निंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा आपकी लर्निंग को और गंदा बना सकती है, और स्लो बना सकती है, और पुअर बना सकती है, ठीक। मॉरली आप कितना नैतिक रूप से आप कितना ज्यादा डेवलप हो, किसी मोरल इश्यूज को, मतलब आप कल्चरल एक्सप्रेशन को या रिलीजियस टीचिंग्स जब आप पढ़ते हो देखते हो तो आप उनको कैसे समझ पाते हो, आपका दिमाग उस हिसाब से विकसित अगर हुआ नहीं है, या अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट्स का जो घर का माहौल होता है लर्नर्स का बड़ा अच्छा सा होता है, रिलीजियस माहौल होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का रिलीजियस माहौल नहीं होता है, तो वो रिलीजियस चीजों को नहीं सीख पाते हैं, है ना। तो बीइंग केपेबल ऑफ एन इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, मतलब लोकतंत्र का मतलब कहाँ क्या होता है कि जहां पे बहुत सारे लोग हों और उनके उनके अपने अपने थॉट हो, उनके अपने अपने विचार हो। तो ऐसे भी लोकतंत्र की जब आप बात करते हो तो अलग अलग विचारों की बात होती है, अलग अलग सोच की बात होती है। तो जब आप मॉरली अगर डेवलप नहीं हो तो आपके लर्निंग में काफी मुश्किलात डालने वाला है, अगर डेवलप हो तो बहुत अच्छी बात है। इम्पेशंस भी कई कई बार हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जिस रफ्तार से चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, है ना, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको समझ पाना। कई बार हम क्या होता है कि किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं एंड सुनना चाहते हैं किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को कि वो क्या हमारे बारे में सोचता है या क्या वो बोलता है, तो हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अब कई बार लोग गलत रोल मॉडल बना लेते हैं। अब आप ये समझो कि अपनी पढ़ाई के लिए आप कटरीना कैफ को अपना रोल मॉडल बनाओगे, कितना पढ़ पाओगे? अब खुद सोचने वाली बात है, ठीक। वो कहीं अपने पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी पेरेंट की बातों को और अपने एडल्ट्स के एडवाइसेस को, एंड चाहते हैं कि उनके लिए जो डिसीजन है उनके फैमिली या उनके पेरेंट्स या बड़े जो लोग हैं वो लोग ले या वो लोग करें, ठीक। तो गलत भी ले रहे हैं तो भी वो नहीं कुछ बोलते हैं, उनके माइंड में एक होता है कि भाई पेरेंट्स, ठीक है, मम्मी पापा ने बोला तो मुझे ये करना है, वो एक बात हो जाती है। मम्मी ने बोला तो मैं जाना है, मम्मी ने बोला नहीं जाना तो नहीं जाना है, वो एक बात हो जाती है। लोगों को जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, अपनी गलती
बट एक्नोलॉजिंग वंस ओन फॉल्ट, अपनी जो फॉल्ट है उसको मानना नहीं चाहते हैं, अपनी गलती के लिए किसी को भी दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। ये सारे एडोलेसेंट वाले करते हैं। मैं फिर कहूंगी देख लो इस कैटेगरी में आप तो नहीं आते हो ना, अगर आप आ रहे हो तो खुद जज करो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। कंपैशन शो करते हैं एंड बहुत ही शोज कंपैशन एंड आर वोकल फॉर दोज who are downtrodden or suffering and have a special concern for animals and environmental issues। कई बार क्या होता है कि वो काफी भावुक हो जाते हैं क्योंकि मेंटली इतना डेवलप नहीं होते हैं, तो गरीबों को देख करके उनको डाउनट्रोडन जो लोग होते हैं, दलित लोगों को देख करके उनको बहुत दया भी आती है और कंपैशन एक तरीके का उनके मन में उनका, क्योंकि हार्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत प्योर होता है, मैच्योरिटी बहुत कम होती है, तो उनके लिए फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। और एनिमल्स के लिए प्रेम प्यार इन्वायरमेंटल इश्यूज मतलब बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, वो उससे एक एज ही वही होती है, तो मॉरली काफी कम डेवलप हो पाए रहते हैं, तो उनकी जो लर्निंग होती है वो उस हिसाब से होती है। अब बात करते हैं कि एडल्ट्स के लर्नर्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एडल्ट्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, यहाँ पे सेंटर्ड होगा, ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, वो एजुकेशनल सोल्यूशन को सीख करते हैं, मेंटली डेवलप हो चुके हैं। ये प्रॉब्लम्स के ऊपर में बात करेंगे, ये बेवकूफाना वाली हरकत पे बात नहीं करेंगे, पेशेंस के साथ में बात करेंगे। इनको रिजल्ट चाहिए होता है, इनके माइंड में होता है क्या कि रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रिजल्ट इन माइंड फॉर एजुकेशन। पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनको क्या चीज मिलेगी, वो चीज एकदम क्लियर कट रहती है उनको, उनका उनको आगे स्टेप क्या करना है ये भी क्लियर कट होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं होती है उनको डायरेक्शन के लिए, खुद उनको पता होता है कि कौन से सोर्सेज से पढ़ाई करनी है, मुझे लाइफ में क्या करना है। ऑफन स्केप्टिकल होते हैं, स्केप्टिकल का मतलब क्या कि कई बार ऐसा होता है कि उलझन में भी हो जाते हैं जब उनके सामने नई इंफॉर्मेशन आ जाती है एंड उसको प्रेफर करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रेफर इट टू ट्राई इट आउट बिफोर एक्सेप्टिंग इट। अगर कोई नई सिचुएशन है, कोई नई इंफॉर्मेशन है और उस चीज लगता है कि वो गलत है या इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज को छोड़ने से पहले उस मतलब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से पहले ट्राई करते हैं कि उस सिचुएशन को हम अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम्स हैं अगर उनके टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई कंसेप्ट, कोई सोल्यूशन, कोई सम या कोई रिसर्च पेपर या कोई थेसिस, या अगर उनकी पर्सनल लाइफ में भी कोई भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे क्विट करने के बजाय उस प्रॉब्लम को एज इट इज एक्सेप्ट करने के से पहले वो प्रेफर करते हैं कि उसको सॉर्ट आउट कर सके। एजुकेशन सीख करते हैं मतलब डायरेक्टली जो उन्होंने सीखा हुआ है उसको अप्लाई करते हैं, एकदम टाइमली अप्लाई करते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, जो भी चीजों को वो सुनते हैं उनको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एडल्ट लर्निंग की कुछ कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को भी अगर उनसे हो जाती है तो एक्सेप्ट करते हैं, और जिस प्रकार से जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता है तो उस हिसाब से उनकी लर्निंग भी कहीं ना कहीं अच्छी और बेहतर होती चली जाती है, और बहुत ही ओपन माइंडेड होकर के वो चीजों को सीखना या समझना पसंद करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने दायित्व को समझते हैं। तो वो एक बात हो गई, है ना। तो हमने ये समझा कि एडल्ट की जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, क्योंकि ये 19 अबव की लर्निंग है तो काफी मैच्योर हो जाते हैं इस सिचुएशन में, तो वो मेंटली प्रिपेयर है कि भाई उन्हें क्या करना है, किस तरीके से चीजों को करना है। तो ये एक बात हो गई। थोड़ा सा आगे इसमें हम और पढ़ेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कई बार होते हैं जो आपके टॉपिक में है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हर एक इंडिविजुअल पहले तो समझो अलग है, भिन्न है, कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं हो सकता। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल गुण भी बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल विशेषता भी बोल सकते हैं कि हर एक व्यक्ति की जो फिजिकल मेंटल एबिलिटी है वो अलग होती है, नॉलेज ग्रहण करने की शक्ति क्षमता अलग होती है, हैबिट्स अलग होती है, कोई सुबह सोता है, कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई सुबह थोड़ा लेट उठता है, पर्सनालिटी अलग होती है ना, एक बॉडी का स्ट्रक्चर, एक मेंटल डेवलपमेंट अलग होता है, उनके जो कैरेक्टर के ट्रेड्स होते हैं, है ना, वो भी बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों का भी उनके लर्निंग पे बड़ा ही असर पड़ता है। एक जो पर्सन है वो हमेशा बी से अलग होगा, ठीक है, इसका नाम भी अलग होगा, इसका सोचने समझने की शक्ति क्षमता सब कुछ अलग होगा। तो जो साइकोलॉजी होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, वो इज लार्जली स्टडी द ग्रुप डिफरेंसेस। वो क्या है कि वो ग्रुप डिफरेंसेस को स्टडी करती है, क्या, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। इस स्टडी में क्या होता है, क्लासीफाई करती है इंडिविजुअल्स को
उनके एज के आधार पर, उनकी उम्र के आधार पर, उनकी ट्रेड्स, उनके एट्रीब्यूट, मतलब सोचने समझने, उठने बैठने, खाने पीने, हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, ये सारा कुछ ट्रेट में आ जाता है। इसके आधार पर क्या उनका सेक्सुअल एक जेंडर है, उसकी बेसिस पर, मतलब मेल है, फीमेल है, बीच के हैं, ट्रांसजेंडर है, क्या है, फलाना ढमकाना, जो भी चीजें होती हैं। रेस, रेस आ जाता है, मतलब किस जाति के हैं। सोशल क्लास भी बात आ जाती है, मतलब रेस, गोरे हैं, काले हैं, वो एक वाली बात हो जाती है ना। कई बार लर्निंग, मतलब ये आज की डेट में तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आज भी कहीं ना कहीं प्रिवेलेंट है, ऐसा होता है। सोशल क्लास भाई, आज तो बड़े बड़े, मतलब यूनिवर्सिटी में बोल लो या कहीं भी बोल लो, हर तरीके के लोग हैं। मतलब आज की डेट में एज कोई मायने नहीं रखता, ट्रेड कोई मायने नहीं रखता, ये कोई मायने नहीं रखता, मतलब मेल फीमेल कुछ नहीं, सब एक समान है। बट फिर भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा फीमेल को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन ऐसे कम नहीं होते, प्रायोरिटी देते हैं हम, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए प्रायोरिटी देते हैं, वो एक बात होती है। लेकिन कहें कि एक इंडिविजुअल डिफरेंस कौन कौन से बेसिस पे आधार पर होता है, तो ये सारे कुछ बेसिस होते हैं, सोशल क्लास के आधार पर होता है, एंड सो ऑन, मतलब और भी बहुत सारे हैं। फिजिकल लेवल पे भी होता है। अब ये बात तो सच ही है कि कहीं के जो फीमेल्स होती हैं थोड़ी सी, मतलब उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ताकतवर नहीं होती है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फीमेल्स नहीं होती, मतलब अगर हम कह लें 60% है ना, नहीं होती है। 40% जो होती हैं वो भाई, वो लोग भी जिम विम करती हैं, फिजिकली फिट रहती हैं, लेकिन हाँ मेंटल लेवल पे जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो मेल्स से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है मेंटल लेवल पे। ठीक, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो एक तरीके से बोल नेचुरली है, एकदम प्राकृतिक रूप से है वो चीजें, वो बैलेंस कर दिया है भगवान ने, इसीलिए कहीं के जो फीमेल्स को दिया है वो मेल्स को नहीं दिया, जो मेल के पास में वो फीमेल के पास में नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस भी हैं, कुछ कुछ ऐसे फीमेल्स में, कुछ ऐसे मेल्स भी हैं जिनके पास में दोनों ही चीजें हैं, मतलब मेंटल फिजिकल सब चीज। सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं कोई चीज। तो ये बोला किसने, ये बोला है जॉन पी डी सीसीओ। ठीक है, सीसीओ ने ये पूरी बात बताई है। क्या इन्होंने अपना एक परसेप्शन, अपना एक डेफिनेशन दिया है कि इनके बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में इनकी क्या एक सोच है कि इन सारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल डिफरेंसेस के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग होता है इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो ये एक बात हो गई। अगर हम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो ये काफी अलग होता है, क्योंकि जो भी सुनने वाला, मतलब एक लर्नर टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, एक ओल्डर पीपल 60 साल का भी इंसान हो सकता है, कोई अपंग व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक, कोई बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है वो भी हो सकता है, क्योंकि किसी का मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा है तो वो चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता है, पहले से कोई प्रायर नॉलेज है तो भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, एक्सपर्ट कितना है वो, उस लेवल से भी उनकी जो विशेषताएं हैं वो अफेक्टेड होती हैं। स्टडी का समय क्या है, फिजिकल एबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें एक लर्नर की विशेषताओं को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं। ये हमने समझा। लर्नर्स के कुछ टाइप देख लेते हैं, लर्निंग के स्टाइल देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एग्जामिनेशन में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट पूछता है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी पूछ लेता है। ठीक, तो ये एक बात हो गई। ये कुछ आपके सामने स्क्रीन पे 8-9 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, टाइप्स दिए हैं लर्नर के। और ये जो लर्नर्स हैं ये किस प्रकार की लर्निंग करते हैं जिससे कि इनकी लर्निंग और इफेक्टिव हो सके। जो विजुअल लर्नर होते हैं वो ज्यादातर पसंद करते हैं देख करके पढ़ना और जानना, जैसे वो पिक्चर्स देख लिया, डायग्राम देख लिया, या डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कोई डेमो देख लिया, तब वो लर्निंग पसंद करते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल लर्नर। एक होते हैं ऑडिटरी लर्नर, जो सुन करके पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे उन्होंने किसी शब्द को सुना, साउंड को सुना। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कान में हेडफोन लगाते हुए बुक को पढ़ना पसंद करते हैं, नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करते हैं, कंसेप्ट को पढ़ना पसंद करते हैं। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, है ना, वैसे ऐसे होंगे तो बहुत कम, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जो शायद जब मैं लेक्चर ले रही हूँ तो स्क्रीन पे ना देख रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब 90% ऑफ केसेस में तो ऐसा होगा कि आप विजुअली और ऑडिटरी मोड दोनों में होंगे, आप सुन भी रहे हो, आप देख भी रहे हो। ठीक, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद सुनना चाहते होंगे, सुन रहे होंगे, देखना नहीं चाह रहे होंगे स्क्रीन पर, तो वो एक बात हो गई। इंट्यूटिव भी होते हैं, मतलब कि इनसाइट उनके हंचेस क्या है, इनसाइड उनके दिमाग में क्या क्या सारी चीजें चल रही हैं, वो
डीपली, एकदम डीप में किसी कंसेप्ट को पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ इंडक्टिव भी होते हैं, मतलब जो फैक्ट से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। पहले तो वो फैक्ट्स देखते हैं और फैक्ट्स को पढ़ने के बाद में फिर वो एक सामान्यकरण की बात को समझते हैं। डिडक्टिव में क्या होता है कि वो थ्योरी पहले पढ़ते हैं और थ्योरी पढ़ने के बाद में फिर वो फैक्ट की बात करते हैं। जैसे कि आप ये समझे कि न्यूटन का लॉ का एग्जाम्पल अगर ले, इंडक्टिव में न्यूटन का लॉ का एग्जाम्पल ले, तो न्यूटन ने क्या देखा कि एक फैक्ट देखा। फैक्ट क्या देखा कि ऊपर से कुछ चीज है जो नीचे गिर रही है धरती पर। हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है और थोड़ी तेज गति से आती है। जितनी जितनी तेजी से वो ऊपर जाती है उसकी दुगनी तेजी से वो नीचे आती है। ये एक फैक्ट था, उसने कई सारी चीजें की। तो ये फैक्ट करने के बाद है वो एक जनरलाइजेशन पे पहुंचा, सामान्यकरण की बात पे पहुंचा कि भाई ये तो नॉर्मल बात है, ये तो जनरल बात है, एक सामान्य सी बात है कि आप कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी। उसको नाम दे दिया, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ दे दिया। तो ये एक फैक्ट था, एक सच्चाई थी, जिस सच्चाई को उसने लॉ बनाया। बात समझ आई? इंडक्टिव का मतलब क्या? ये एक सच्चाई थी ना, आप अभी भी कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगी। ऐसा तो नहीं कि ऊपर में हवा में ही तैरेगी, ऐसा तो होता नहीं। तो वो एक फैक्ट था जो एक जनरलाइजेशन कंसेप्ट में आया, सामान्यकरण के कंसेप्ट में आया। जब आप किसी थ्योरी को पढ़ते हो, जब आप किसी कंसेप्ट को पढ़ते हो, कंसेप्ट को पढ़ने के बाद में आप एक फैक्ट पर आते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा कि 353 की कोई धारा है, लॉ की बात मैं कह रही हूं। या आप मान लीजिए कि जीएसटी में कुछ कुछ चीजों की छूट दी हुई है, ये कानून बन गया है भाई, ये कानून है। जीएसटी का लॉ कहता है कि एग्रीकल्चर पे, कृषि पर हम कोई भी टैक्स नहीं लगा रहे हैं, फ्री है, टैक्स फ्री है। ये लॉ है, हमने लॉ पढ़ा। तो अब हमें पता है कि एग्रीकल्चर, हमने पहले हम गए जीएसटी का हमने पढ़ा, हमने लॉ पढ़ा, सरकार ने नियम बना दिया, कानून बना दिया जीएसटी एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग कि सरकार, मतलब ये तो एग्रीकल्चर छूट तो पहले से ही था, लेकिन जीएसटी के पैरेलल्स के अंदर की अगर हम बात करें तो इसमें कोई टैक्स नहीं है, ये एक लॉ है। अब इससे हमें ये पता चल चुका है कि आपका जो वीट है, गेहूं, इस पे भी कोई टैक्स नहीं है। राइस, इस पे भी कोई टैक्स नहीं है। वेजिटेबल्स, इस पे भी कोई टैक्स नहीं है। जितने भी ग्रेन्स हैं कोई टैक्स नहीं है। एक फैक्ट वाली बात समझ में आई? आपने एक थ्योरी वाली बात से, एक लॉ की बात से आपने फैक्ट निकाल लिया, इस पे टैक्स नहीं, इस पे टैक्स नहीं, इस पे टैक्स नहीं। जब आप एक फैक्ट को देख करके जनरलाइज में जाते हो, फैक्ट को देख करके जनरलाइज्ड वे में जाते हो, उसको बोलते हैं इंडक्टिव। और जब आप थ्योरी को पढ़ते हो या किसी लॉ को पढ़ते हो और आपको फैक्ट के बारे में पता चलता है तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव। ये एक बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट था इसको, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझाया आपको, कि एग्जामिनेशन में बच्चों को कई बार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा एक रह जाता है माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि एक्टिवली, एक्टिवली फिजिकल इंगेजमेंट और डिस्कशन। अब इसमें क्या है कि एक्टिवली जब आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हो, ऐसे जो लर्नर होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकली रूप में, डिस्कशन करते हैं या फिजिकल फोर्सेस का यूज करते हैं, फिजिकली किसी चीज में अपनी लर्निंग के दौरान इंगेजमेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? एक्टिवली लर्नर या एक्टिवली टाइप ऑफ लर्नर। इसको बोलते हैं काइनेथिक भी बोलते हैं, इसको याद रख लेना। काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक का मतलब क्या हो गया कि जो ऐसा पर्सन जो कि फिजिकली एक्टिव रहता है उसको काइनेथेटिक बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव भी होते हैं, चिंतनशील होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं और बहुत ज्यादा चिंतन और मनन करते हैं। डीप में किसी चीज को, किसी कंसेप्ट को वो समझना चाहते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। सिक्वेंशियल होते हैं, मतलब किसी चीज को वो क्रम में समझना चाहते हैं, कि प्रोसेस वे में समझना चाहते हैं, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, स्टेज वाइज, है ना, कि पहला कौन सा स्टेज था, सेकंड कौन सा स्टेज था, स्टेज वाइज जब वो आप समझना चाहते हैं। सीरियल्स में आप बोले तो स्टेप्स में जब आप किसी चीज को समझते हो, तो ऐसे लर्नर जो सिक्वेंशियली समझते हैं उसको बोलते हैं क्या? सीरियस, सॉरी, जो कि स्टेप्स में समझते हैं उनको बोलते हैं सिक्वेंशियली लर्नर्स। ऐसे लर्नर्स जो कि ग्लोबली किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, ग्लोबली कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, मतलब
लार्ज जंप, एक बड़ी छलांग लगाते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच को, समग्र अप्रोच को समझना चाहते हैं, या समग्र बोले तो किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पर या बड़े तबके पे, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल लर्नर्स टाइप ऑफ अप्रोच। ऐसे जो लर्निंग करते हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है लर्नर्स की ये टाइप्स, इनके लर्निंग के स्टाइल। लिसनिंग स्किल्स भी लर्नर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्टिवली कितना सुनते हैं, कितना ज्यादा वो टीचर की बात को सुन रहे हैं या शिक्षक की बात को वो सुन रहे हैं। इस बात से भी उनकी लर्निंग बड़ा ही अफेक्टेड होती है। कितना इम्पैथेटिक होकर के सुन रहे हैं, उनके अंदर में इम्पैथी कितनी है, मतलब किस भावना से सुन रहे हैं। सहानुभूति वाली भावना से जितना ज्यादा वो सुनेंगे, कई बार बच्चे क्या होते हैं सहानुभूति वाली भावना से सुनते हैं तो उनकी लर्निंग भी उसी प्रकार की हो पाती है ना। यहाँ पे क्या होता है कि एक सामने वाला पर्सन को उसकी जगह खुद को रख के कई बार सुनते हैं, तो क्या है कि आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो सारी कॉन्वर्जेशन में। फिर इवैल्यूएटिंग और क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है कि जब भी लिसनर क्या है ना कि सुनने के साथ साथ उसकी मीनिंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, जो स्पीकर मैसेज दे रहा है उसकी एक्यूरेसी को चेक करता है, या उसकी मीनिंग को अपने मेंटल लेवल पे उसको इवैल्यूएट करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, क्रिटिकली भी सोचता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी वो सोचता है कि हाँ ये चीज भी हो सकती है। अप्रिशिएटिव लर्निंग में क्या होता है कि जब वो सामने वाली स्पीकर की बात को या टीचर की बात को वो बहुत मतलब आप अप्रिशिएट कर रहा है कि भाई आप बहुत अच्छा बता रहे हो, इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व होता है, बहुत मजे से सुनता है। ये जब इमोशनली वो बहुत ज्यादा उसमें एक फन टाइप का चीज ढूंढता है, अप्रिशिएट करता है, हाँ बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत इंजॉय करता है एक तरीके से। तो कई बार क्या है कि ऐसी सिचुएशन या ऐसा कंसेप्ट या टॉपिक जब आपको टीचर बता रहा होता है, स्पीकर बोल रहा होता है, तो आपका इंजॉयमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है, आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, आप फन फील करते हो, खुशी आती है, इमोशनली भी आपका जो स्टिमुलेश है मतलब इमोशनली काफी मोटिवेटेड हो जाते हो। जनरली ये तब होता है जब आप ऐसे कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख लो या कपिल शर्मा के शो देख लो, है ना, तो आप बहुत ज्यादा फन वाले मोड में चले जाते हो। एक्टिव लिस्टिंग में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं जब क्लास में सुनते हो एक पर्पस, मतलब एक्टिव लिस्टिंग में एक पर्पस हो जाता है जब आप कोई चीज पर्पसली सुनते हो, जैसे कि अभी आप मेरी बातों को बहुत एक्टिवली सुन रहे होगे, क्योंकि एक पर्पस है कि हमें अपना पेपर 1 को कंप्लीट करना है, ये पर्पस है। एम्पैथेटिक में क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति की समस्या से मतलब परिचित होने के लिए आप उसकी बात को सुनते हो, कोशिश करते हो उसकी जगह पे खुद को रख करके सहानुभूति पूर्वक, ठीक, वो एक बात हो गई। लिसनिंग स्किल हमने पढ़ लिया। थिंकिंग स्टाइल जो होती है लर्नर की वो भी बड़ी मायने रखती है। थिंकिंग स्टाइल में पहला तो हो गया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या होता है कि चिंतनात्मक जो आपकी शक्ति होती है, आप जो लर्नर होता है वो कई बार जब लर्न करता है, चीजों को सीखता है, तो वो कोई नई इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, इसलिए वो हमेशा पूछता है वाई, ये चीज क्यों हुई, हमेशा वाई वाला क्वेश्चन उसके दिमाग में रहता है। तब वहां पे रिफ्लेक्टिव हो जाती है क्योंकि वो नई इंफॉर्मेशन को रिलेट करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है, वो एग्जामिन करता है अपनी फीलिंग्स को कि जो भी उसने लर्निंग की, यहाँ पे वाई आ जाता है, यहाँ पे एग्जामिनिंग वाली भी चीजें आ जाती है। चिंतनशील यहाँ पे है ना, चिंतन चिंतनशील, ठीक है। फिर क्रिएटिव, क्रिएटिव माइंड में क्या हो जाता है, क्रिएटिव माइंड में भी क्या करता है, वो नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ प्ले करना चाहता है। ही वांट्स टू प्ले विथ न्यू इन्फॉर्मेशन बिकॉज ही इज लाइकिंग, बिकॉज ही वांट्स टू क्रिएट न्यू सोल्यूशन एंड शॉर्टकट्स करना चाहता है। वो मैथ्स के शॉर्टकट्स अगर वो पढ़ेगा ना तो बहुत सारे शॉर्टकट्स को फाइंड आउट करेगा कि भाई इसको याद करने का कुछ तरीका भी हो सकता है। और तो क्रिएटिवली माइंड से जब वो कोई चीज सुन रहा होता है, ठीक है, आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो सकता है कि आप मेरी थिंकिंग स्टाइल को RCPC, RCPC से भी एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो आप, ये बड़ा अच्छा सा शॉर्ट फॉर्म बन गया। एक क्रिएटिव थिंकिंग आपने कर दी, रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, कंसेप्चुअल, या RCCP भी बोल सकते हो, या PCCR भी बोल सकते हो। PCCR मतलब P फॉर प्रैक्टिकल, R फॉर रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, कंसेप्चुअल। ऐसे भी कहने का मतलब ये है कि आप कुछ उसमें शॉर्टकट्स लगा रहे हो, उसमें आपका थोड़ा सा एक फन वाली बात आप ढूंढ रहे हो। प्रैक्टिकल थिंकिंग में क्या हो जाता है, इसमें जो लर्नर होता है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जब वो तवज्जो देता है तो वो सोचता है कि सिंपलेस्ट वे में किस तरीके से वो इफिशिएंटली याद कर सके, लर्न कर सके, वो चीज वो समझने की कोशिश करता है। तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है जब तक वो सब कुछ स्किल्स नहीं सीख लेता, अपने इंटरेस्ट की बात उसको समझ में नहीं आ जाती, तब तक वो चीजों को सीखता रहता है, प्रैक्टिकली वो उस चीज को करता रहता है। ठीक, तो ये एक बात हो गई।
कंसेप्चुअल में क्या होता है कि वो नई इंफॉर्मेशन को तभी एक्सेप्ट करता है जब उसको लगता है कि बड़े पिक्चर पर ये मुझे कुछ फायदा दे सकती है। एंड दोज लर्नर्स एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग द बिग पिक्चर। उनको लगेगा कि भाई ये बिग पिक्चर पे कुछ अच्छा हो सकता है, एंड देन दे यूज टू accept those information. They always want to know the how things are going to be work. दे आर नॉट जस्ट फाइनल आउटकम। वो बहुत ही माइंड मेंटली बहुत प्रिपेयर होते हैं कि फाइनल आउटकम नहीं है। दे लर्न कंसेप्ट और मतलब किस प्रकार से उसको प्रेजेंट करना है, एंड दे नो हाउ टू लर्न द रिलेटेड कंसेप्ट, एंड दे मे नॉट हैव बी इंक्लूडेड। उनको पता है कि कौन कौन सी चीज में इसमें इंक्लूड होना है, किसमें नहीं। कंसेप्चुअल वे में उनकी थिंकिंग होती है, बिल्कुल उस चीज को कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, उस हिसाब से वो अपनी पढ़ाई करते हैं या वो कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि इसमें इंक्लूड नहीं होना है, सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है क्योंकि हमें इस टारगेट पे पहुंचना है। तो ये तो हो गई थिंकिंग जो स्टाइल होती है लर्नर्स की। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे कुछ 11 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एंड आई विल आस्क यू टू गिव मी देन हाउ मेनी आंसर्स आपके सही हुए आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए बहुत सारे हम कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस के दौरान भी समझ जाते हैं, हमारा माइंड मेंटली ओपन हो जाता है। आप एक बात को बहुत ही गंभीरता से समझें कि एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, बट कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप उनके ऑप्शंस से रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे कि चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है। ठीक, पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज व्हाट। ये क्वेश्चन जून 1997 में आया भी हुआ है और इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज टीचर के सामने क्या होता है। क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखना, स्टूडेंट्स को होमवर्क देना, टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, मतलब स्टूडेंट्स से होमवर्क कराना, बोलना कि भाई आप होमवर्क करो। टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, उनके लिए क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करना, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना, मतलब टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है उसको मजेदार बनाना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना। टीचर के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है, इस सवाल का मुझे जवाब दे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके कमेंट सेक्शन में ये मुझे चाहिए कि आउट ऑफ 11 कितने आपके क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस हम 10-11 करने वाले हैं, 10-11 क्वेश्चन कितने सही बने, इसका सही आंसर दे। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, क्योंकि टीचर चाहता है, टीचर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कितना एंजॉयबल बनाना है, कितना फन बनाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, The physiological aspect of classroom are best managed by, देखो सॉरी साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल नहीं है। हमने अभी फिजियोलॉजिकल पढ़ा तो वहां से वही चीज मेरे दिमाग में आ गया। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट की बात हो रही है। क्लासरूम का जो क्लासरूम का मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट होता है वो बेस्ट तरीके से किनके द्वारा मैनेज किया जाता है। एक क्लास टीचर के द्वारा मैनेज किया जाता है, या सब्जेक्ट टीचर के द्वारा मैनेज किया जाता है, प्रिंसिपल के द्वारा मैनेज किया जाता है, या स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मनोवैज्ञानिक जो एस्पेक्ट होता है वो किनके द्वारा मैनेज किया जाता है। जो क्लास का टीचर होता है, मतलब जो क्लास में पढ़ा रहा है वो उस वक्त, या जो सब्जेक्ट का टीचर होता है वो, या जो प्रिंसिपल होता है या स्टूडेंट होता है वो, कौन मैनेज करता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम की बात हो रही है, पूरे क्लास की बात हो रही है, क्लास का जो क्लासरूम की बात हो रही है, किनके द्वारा मैनेज किया जाता है। जो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लास टीचर के द्वारा। जो क्लास में उस वक्त टीचर पढ़ा रहा है ना, क्लास टीचर मैनेज करता है क्या, क्लास रूम का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट। ठीक, वो एक बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज व्हाट। लर्निंग का इन चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग, मतलब चारों कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट तो है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ज्यादा कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, जब आप नॉलेज को इनकलकेट करते हो, प्रदान करते हो, देते हो तब, या जब आप किसी के बिहेवियर को चेंज करते हो, किसी के आइडिया को, किसी के आप बोल लीजिए बिलीफ सिस्टम को, किसी के व्यवहार को आप बदलते हो लर्नर के, मतलब या पर्सनल जब आप एडजस्टमेंट करते हो, या एक्विजिशन ऑफ स्किल है। तो ये चारों ही, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें से है ऑप्शन बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्योंकि जब आप किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, सुधार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको क्या करोगे, उसको स्किल्स भी दोगे, आप उसको नॉलेज भी इंपार्ट करोगे, साथ ही उसका पर्सनल लेवल पे एडजस्टमेंट भी होगा। तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी, पॉइंट नंबर ए, बी एंड सी।
जब इस प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए ना, कि जब आपको लगे कि चारों सही है, चारों में से एक चूज करना है, तो आप क्या करो कि जो आपको लग रहा है उसमें से, चारों में से आप देखो ना कि बाकी के जो तीन ऑप्शंस है, वो तीन ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट किस एक ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, वहां से आप उस चीज सही ऑप्शन लगा पाओगे। ठीक है, इसीलिए हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन की, ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्रैक कर सको। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। The students or individuals may develop belief, positive or negative, about their own ability to cope up effectively in variety of situation. This can be termed as what? कई कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है ना, या इंडिविजुअल्स क्या होता है कि वो एक बिलीफ बना लेते हैं। वो बिलीफ पॉजिटिव भी हो सकता है, वो बिलीफ नेगेटिव भी हो सकता है अपने ही बारे में, कि वो किसी सिचुएशन से कोप अप करने की, मतलब बाहर निकलने की जो क्षमता होती है, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की जो क्षमता होती है, वो इफेक्टिवली कितनी इफेक्टिव है, मतलब कितनी ज्यादा वो प्रभावी है। वो एक हो सकता है कि वो सही भी बना सकते हैं एक परसेप्शन, एक गलत परसेप्शन भी वो बना सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ इफिकेसी बोला जाता है, सेल्फ रेगुलेशन बोला जाता है, उसको ईगो बोलते हैं, या उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। इन चारों में से क्या सही उत्तर है, ये आप मुझे बताएं। उसको सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, ईगो, कॉन्फिडेंस। ईगो तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम से बाहर अगर आप आ सकते हो तो बिल्कुल भी ये ईगो की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मतलब आपको विश्वास है ना, तो इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है स्वनियम, आप कुछ नियम बना रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता। सेल्फ इफिकेसी का मतलब क्या होता है? आत्म प्रभावकारिता। जब आपकी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, वो ऑलरेडी प्रभावित है किसी भी स्थिति को फेस करने के लिए। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल्फ इफिकेसी। सेल्फ इफिकेसी का मतलब क्या होगा? आत्म प्रभावकारिता। जब आपकी आत्मा अंदर से, इंटरनली आप जब स्ट्रांग हो, तो आप किसी भी सिचुएशन से कोप अप कर सकते हो, और जब आप स्ट्रांग हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही है। तो ये चीज बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है ही है। तो कई बार क्वेश्चंस के ऐसे आंसर भी आपको लगेंगे जहां लगेंगे कि दो आंसर सही हो सकते हैं। अगेन आप ऐसी सिचुएशन में वो आंसर टिक करोगे जो मोस्ट प्रोबेबल लगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा? सेकंड ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है, आप देखो कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो किस में फिट बैठ रहा है। अगर क्या पता यहाँ पे अगर कोई एक ऑप्शन होता जो इसमें फिट बैठता, यहाँ कुछ और होता, तो हम शायद डी लगाते। ठीक, तो आपको वो चेक करना होगा वहां पे। मॉर्फोग्राफ्स इज ए टर्म एसोसिएटेड विथ व्हाट? ठीक, ये क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा अलग है, बट मैंने दिया इसलिए क्योंकि ये आपके लर्निंग में ही क्वेश्चन था, एंड प्रीवियस पेपर में भी आपके आ चुका है। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे बेतड़क क्वेश्चन भी दे देता है, तो आप ठीक है क्वेश्चन हम एक ऐसा कर सकते हैं। तो मॉर्फोग्राफ क्या होता है? पहले तो ये समझ लो, आकृति विज्ञान इसको बोलते हैं। जब आप किसी अपनी लर्निंग के दौरान किसी की साइज और शेप को चेंज करते हो, जैसे कि आपने कोई इमेज हुआ, मतलब कोई पिक्चर हुई, आपने एनिमेशन से इस इमेज को चेंज कर दिया, छोटा बड़ा कर दिया, या कुछ भी चेंजेस कर दिया उसमें, तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? करेक्टिव स्पेलिंग से, करेक्टिव रीडिंग से, करेक्टिव लर्निंग से, या करेक्टिव बिहेवियर से। इन चारों में से क्या आंसर इसका सही हो सकता है? राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, करेक्टिव स्पेलिंग। जब आप किसी की स्पेलिंग को करेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं मॉर्फोग्राफ्स। Next question. Students can be classified into 4 types on basis of their learnings. Learning के आधार पे स्टूडेंट्स को 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। Which one of the following seeks meaning and reasoning to the learning? इन चारों में से किनको उनकी लर्निंग का एक अर्थ बोला जा सकता है या रीजनिंग दिया जा सकता है कि भाई इन चारों में से ऐसे लर्नर हो सकते हैं? तो इनोवेटिव लर्नर, एनालिटिक लर्नर, कॉमन सेंस लर्नर और डायनामिक लर्नर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्स मीनिंग एंड रीजनिंग टू बी लर्निंग? इन चारों में से कौन से? आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को 4 प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है लर्निंग के आधार पर। इन चारों में से कौन से ऐसे वो ऑप्शन है कि जो एक अर्थ बताते हैं या जो एक रीजन देते हैं कि उनकी लर्निंग का वो एक रीजन हो सकता है? राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो एनालिटिक लर्नर होते हैं, कहीं ना कहीं जो मीनिंग निकाल पाते हैं, सीक्स मीनिंग एंड रीजनिंग। जब वो रीजनिंग अपनी लर्निंग जो भी सीखते हैं, सीखने के दौरान वो एक तार्किक अपना दिमाग लगाते हैं, वो एनालिटिकल लर्नर ही होते हैं।
जो कि एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं किसी भी टॉपिक का या किसी भी लर्निंग का। ठीक है, इनोवेटिव लर्नर वो होते हैं जो नए कंसेप्ट को सीखते हैं, नई इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। कॉमन सेंस लर्नर जैसा कुछ हमने पढ़ा नहीं। डायनामिक लर्नर वो लर्नर्स होते हैं जो ग्लोबली या व्यापक तौर पर किसी चीज को, गद्यात्मक तौर पर किसी चीज को समझते हैं, ग्लोबली किसी चीज को वाइडर एस्पेक्ट पे, वाइडर पिक्चर पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, while presenting your ideas in a classroom इट इज बेटर टू, मतलब ये बोला जा रहा है कि जब एक शिक्षक क्लासरूम में अपने आइडिया को प्रेजेंट कर रहा है तो क्या सबसे बेटर होता है कि वो रिकॉग्नाइज करता है दैट देयर कैन बी अदर व्यूज, मतलब कि वो ये रिकॉग्नाइज करके चलता है कि सामने वाले के जो व्यूज हैं वो बिल्कुल अलग व्यूज भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ वही उनका भी व्यू हो, उनका व्यू भी अलग हो सकता है, ये उसको पता होता है, ये सोच के चलता है। रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अ होमोजीनियस मास, मतलब वो ये चीज मान के चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो होमोजीनियस मास नहीं, मतलब कि जो सबके जो दिमाग हैं कहीं ना कहीं वो एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग उनके दिमाग हो सकते हैं, मतलब कोई हो सकता है जल्दी सीख ले, हो सकता है कोई मतलब धीमे से सीखे, वो एक बात हो गई। टेकिंग डिसेंटिंग व्यूज ऑल्सो इन कंसिडरेशन, वो ये सोच के चलता है कि बहुत सारे ऐसे भी मेरे सामने मतलब हो सकते हैं ऑप्शंस आए, व्यूज आए जो कि मेरे बात से सहमत ना हो, डिसेंटिंग व्यूज हो, मतलब असहमति भी दर्शा सकते हैं। तो इन तीनों में से क्या एक टीचर जो है प्रेजेंटेशन के दौरान सोच के चलता है, क्या चीजें हो सकती हैं इसमें, इसका सही जो आंसर है आप मुझे बताएं। ये भी सही है कि मतलब हर एक का व्यू आपके व्यू जैसा हो ये जरूरी नहीं है, होमोजीनियस मास होता ये भी ठीक बात है, और हमारी बात से वो असहमत हो ये भी बात सही है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम बोले उसमें सहमत ही हो। तो 1 1 2 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग टू अ लेक्चर इज बेसिकली व्हाट, किसी लेक्चर को सुनना बेसिकली क्या होता है। तो ये एक आंसर, इसका आंसर क्या सही है कि किसी लेक्चर को बेसिकली सुनना क्या एक बात है, मतलब आप किसी लेक्चर को सुन रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन लिसनिंग हो गया, या इवेल्युएटिव लिसनिंग हो गया, इम्फेटिक लिसनिंग हो गया, या डायनामिक लिसनिंग उसको बोलेंगे। इस लिसनिंग को आप बोलेंगे इवेल्युएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन लिसन एंड अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पॉइंट व्यू पॉइंट इट कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, जब कोई पर्सन सुनता है और कोशिश करता है कि वो दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं उसको, एम्पैथेटिक लिसनिंग बोलते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, क्रिटिकल नहीं होगा। जब आप सहानुभूति तरीके से सोचते हो, दूसरे के व्यू पॉइंट, दूसरे के परसेप्शन के हिसाब से सोच करके आप चलते हो, उसको बोलते हैं क्या? एम्पैथेटिक लिसनिंग इसको बोलते हैं। आप मतलब ठीक है, सहानुभूति आप दिखा रहे हो किसी के लिए, एक अच्छा जेस्चर भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस के फादर जनक कौन है? इसका राइट आंसर, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ही नहीं इस वजह से इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको, डी है सिगमंड फ्राउड, इनका राइट आंसर है। सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस के कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया है। Next question, which theory of learning has found that knowledge of internal process is crucial to understanding of learning? किस लर्निंग के थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि जो इंटरनल, जो नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेस, मतलब इंटरनल प्रोसेस का जो नॉलेज है वो क्रूशियल होता है ताकि आप बेहतर लर्निंग कर सको। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये आप मुझे बताएंगे। मतलब ये नॉलेज की बात कर रहा है, नॉलेज किस में आता है? नॉलेज आता है आपका कॉग्निटिव पॉइंट पे। कॉग्निटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है संज्ञानात्मक शक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। कॉग्निटिव थ्योरी आपको बोलता है कि नॉलेज जो होता है वो इंटरनल प्रोसेस होता है अंडरस्टैंडिंग का या लर्निंग का। 3 पढ़ा था हमने, कॉग्निटिव पढ़ा था, अफेक्टिव पढ़ा था, एंड देन आपका साइकोमोटर पढ़ा था। ठीक है, तो कॉग्निटिव में क्या था? नॉलेज की बात है, संज्ञानात्मक शक्ति की बात बोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्लो लर्नर? स्लो लर्नर की इसमें से क्या ऐसी है विशेषता नहीं है? उनके पास में कम वॉकेबुलरी होती है, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई स्लो लर्नर के पास में कम वॉकेबुलरी होती है। उनका अटेंशन जो होता है वो शॉर्ट स्पैन होता है, बहुत
कम समय के लिए उनका अटेंशन होता है, ये भी बात सही है। उनकी जो थिंकिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, मतलब सामान्य सोच होती है उनकी, ठीक, ये एक बात हो गई। नेक्स्ट है कि लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, उनका जो इंटरेस्ट होता है उसका रेंज बहुत लिमिटेड होता है, तो ये भी सही है। तो अगर ये सारी चीजें स्लो लर्नर की विशेषता है, तो फिर ये ही एक ऐसा है जो स्लो लर्नर की विशेषता नहीं है, क्योंकि अगर उसकी सामान्य सोच होगी तो उसके पास वॉकेबुलरी भी ठीक ठाक होगी, उसका अटेंशन भी एक ठीक ठाक समय के लिए रहेगा, लंबे समय के लिए कह सकते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी लिमिटेड नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना क्वेश्चन। आउट ऑफ 11 आपके कितने सही बने और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए नया था, बिल्कुल वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगर नए हो, जुड़े नहीं हो चैनल से, जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। हमें फटाफट टॉपिक कवर करना है। पैशनेट बनिए, मोटिवेशन आपके अंदर में है, अपना मोटिवेशन खुद अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करिए। थैंक यू गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो भाई, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर देना, बट कुछ फीडबैक तो दे ही देना, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।